हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 76 दीप्ति की बेइज्जती, मोक्ष और ईशानी की स्वागत। दीप्ति की मुंह से ईशानी की नाम सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। दादी माँ जो अब तक गुस्से में थी, अब उनकी चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कुराहट आ गई। वहीं कल्पना जी ने भी एक चैन की सांस लिया। नव्या और दक्ष का तो मुंह ही बन गया। उन दोनों को तो पहले से ही पता था, इस दुनिया में उनकी ईशानी भाभी के सिवा ऐसा कोई नहीं है जिसके करीब उनका भाई जाए। उन्हें तो अब अच्छा लग रहा था कि अच्छा हुआ जो मोक्ष भाई ने इस चुड़ैल को पिटवाया। उन दोनों को तो पहले से ही ये दीप्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो हमेशा उनके भाई के आगे पीछे घूमने का बहाना ढूंढती थी। वही दीप्ति जो खुद हो रही थी कि अब सब ईशानी पर गुस्सा करेंगे, पर जब वो सबके एक्सप्रेशन देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब इतने शांत क्यों हैं। क्या इन सबको उस लड़की पर अभी गुस्सा नहीं होना चाहिए था? वहीं यही हाल बीरेंद्र जी और माया का भी था। उन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की की नाम सुनने के बाद भी ये सब इतने शांत क्यों है। सबको शांत देखकर दीप्ति फिर से मासूम चेहरा बनाकर बोलती है, मुझे पता है कि आप सब ये जानकर हैरान हैं कि मोक्ष ऐसी लड़की को पसंद करता है जिसका कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, वो बस मेहरा फैमिली की एक गोद ली हुई बेटी है। पर मुझे लगता है इसमें मोक्ष की कोई गलती नहीं है। आप मोक्ष से नाराज मत हुए, ये जरूर उस लड़की की किया धारा है, जरूर उसने ही मोक्ष को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसा लिया होगा। तभी माया जी भी दीप्ति की सपोर्ट करते हुए बोली, हाँ जरूर उस लड़की ने ही मोक्ष को फंसाया होगा ताकि वो इस खानदान की बहू बन सके। आप नहीं जानते आजकल की छोटी घर की लड़कियां ऐसे रिच फैमिली की लड़कों को फंसाकर उनके पैसों के लिए शादी कर लेते हैं। आपको उस लड़की को मोक्ष से दूर करना पड़ेगा, वरना वो लड़की जरूर अपनी मकसद में कामयाब हो जाएगी। इतना कहकर माया जी ने सबकी तरफ देखा। सबके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। उन सबको इतने गुस्से में देखकर दीप्ति और उसके मोम डैड को बहुत खुशी हो रही थी। उन्हें लग रहा था वो सब उस लड़की ईशानी के कारण गुस्से में। अब तो उन्हें बस इंतजार था कि कैसे ये लोग उस दो कौड़ी की ईशानी को अपनी औकात दिखाकर हमेशा के लिए उसे मोक्ष की जिंदगी से बाहर फेंक देंगे। फिर तो दीप्ति को मोक्ष की जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। तीनों अपने इसी सोच में गुम थे। तभी दादी माँ की जोरदार आवाज आई, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पोता बहू के बारे में ऐसे अनाप शनाप कहने की। उनकी आवाज से तीनों उनकी तरफ कंफ्यूजन से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कनक जी किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें इतने गुस्से में देखकर तीनों डर गए थे। दीप्ति हिम्मत करके बोली, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं दादी माँ? ईशानी मेरी पोता बहू है, मेरे पोते मोक्ष की होने वाली वाइफ। और रही बात तुम्हें मारने की, तो जरूर इसमें गलती तुम्हारी ही होगी, वरना मेरी प्यारी बहू ईशानी इतनी जल्दी अपना टेम्पर नहीं खोती है। तुम जिंदा जो, इसका मतलब मोक्ष और ईशानी बहुत जेनरस है। दादी माँ ये सब बहुत प्राउडली कह रही थी, जैसे उन्हें मोक्ष और ईशानी पर कितनी प्राउड हो। वहीं उनकी बात सुनकर तो मानो दीप्ति और उसकी मॉम डैड की पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो लड़की राजवंश खानदान तक भी पहुंच गई होगी। तभी कल्पना जी भी उनकी साथ देते हुए बोली, माँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और तुम होते कौन हो मेरी बहू को कुछ भी कहने वाली? फिर दीप्ति को देख बोले, मेरी बहू इससे तो लाखों गुना ज्यादा बेहतर है, खूबसूरती में भी और टैलेंट में भी। उनकी बात सुनकर दीप्ति और उसकी मॉम डैड का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि ये सब ऐसे उनकी मुंह पर बेइज्जती करेंगे। दीप्ति खुद को इतनी बेइज्जती होते देख गुस्से से तिलमिला रही थी, पर बेचारी कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। दीप्ति अपना मायूस चेहरा बनाकर बोली, आंटी मुझे नहीं पता था कि आप सबको वो लड़की पसंद है। मुझे तो लगा था वो मोक्ष को फंसा रही है। और तो और उसने ऑफिस में सबके सामने मुझे और एक एम्प्लॉय को भी मारा, 3 एम्प्लॉय के साथ झगड़ा किया, इसलिए मुझे लगा वो छोटी फैमिली से है, उसे हाई सोसाइटी में कैसे रहना है पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सब बोल दिया। इतना कहकर वो रोने लगी। पर मन ही मन वो इस वक्त ईशानी को कोस रही थी और राजवंश फैमिली को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ईशानी एक छोटी फैमिली की मैनरलेस लड़की है। उसकी मन में बस अब यही चल रहा था कि कैसे ईशानी को सबकी नजरों में गिराए। पर उसकी इस ड्रामे का किसी पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। नव्या उसे रोते देख मुंह बनाते हुए बोली, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या ऑफिस में मेरे भाई की गार्ड्स ने जो मारा था अब तक दर्द हो रहा है? पर तुम तो बिल्कुल ठीक देख रही हो। और हाँ, मैं एक बात तुम्हें क्लियर बता दूं, मेरी भाभी ने मेरे भाई को नहीं फंसाया, बल्कि मेरे मोक्ष भाई ने मेरी भोली भाली क्यूट भाभी को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। अब जब तुमने पहले ही मेरे भाई को देखा है तो तुमने ये भी तो देखा होगा ना, मेरी भाभी किसी अप्सरा से कम नहीं है, इसलिए तो मेरे भाई मेरी भाभी के पीछे पागल है। नव्या के होंठों पर इस वक्त एक तिरछी स्माइल थी। वहीं उन सबकी बात सुनकर तो दीप्ति का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी ने ऐसा क्या किया है जो ये लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं।
अपनी बेटी की इस तरह से बेइज्जती होता देख और उसे ऐसे रोते देख वीरेंद्र जी और माया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वीरेंद्र जी ने नरेंद्र जी की तरफ देख बोले, अंकल मैं जानता हूँ कि मोक्ष उस लड़की ईशानी को पसंद करता है, पर उसे मेरी बेटी को मारने की क्या जरूरत थी। और तो और मोक्ष ने भी उसका साथ दिया और गार्ड से कहकर दीप्ति को पिटवाया, क्या ये गलत नहीं है। इतना कहकर वो चुप हो गए। उन्हें पता चल गया था कि बाकी घरवाले ईशानी को अपनी बहू के रूप में पसंद करते हैं, पर उन्हें नरेंद्र जी से अब भी उम्मीद थी। आखिरकार वो उनके पापा के दोस्त थे, वो इस तरह उन्हें इग्नोर तो नहीं कर सकते आए। पर उनकी उम्मीद को तोड़ते हुए नरेंद्र जी बोले, ईशानी मेरी होने वाली पोता बहू है और मैं उसके खिलाफ किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं देता। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र, माया जी और दीप्ति तीनों शॉक हो गए। उनकी दोस्ती के कारण ही सही, पर पहले नरेंद्र जी वीरेंद्र जी की बिजनेस में भी हेल्प कर देते थे, इसलिए तो आज उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। राजवंश कॉर्पोरेशन की सपोर्ट के बिना तो उनका बिजनेस इतना बड़ा कभी ना होता, और इस बात से वो हमेशा इतराते थे कि राजवंश खानदान और रहाणे फैमिली दोनों दोस्त हैं। तभी दक्ष उन तीनों को देखकर एक मेकिंग स्माइल करते हुए बोला, बाय द वे आप जैसे मेरी भाभी के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर वो सुन लेती तो अब तक आप बैंकरुप्त हो चुके होते, और इस काम के लिए तो मेरी भाभी को मोक्ष भाई की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद एक बिलेनियर है। उसकी बात सुनकर तीनों शौक से दक्ष को देखने लगे। दीप्ति बोली, तुम ये क्या बोल रहे हो, वो तो मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अखिलेश जी ने दक्ष को रोकना चाहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ईशानी की परमिशन के बिना दक्ष उसकी आइडेंटिटी को इनके सामने बोले, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष एक विनिंग स्माइल के साथ बोला, थोड़ी देर पहले तुम और तुम्हारी मोम कह रही थी ना कि मेरी भाभी मेरे भाई से उनकी पैसों के लिए शादी कर रही है, पर मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, प्लीज आप दोनों बेहोश मत हो जाना। वो क्या ना, मेरी भाभी जी कॉर्पोरेशन की ओनर है, तो उन्हें मेरे भाई की पैसों की क्या जरूरत है, उनके पास पैसों की कमी थोड़ी है, वो तुम जैसों को खड़े खड़े खरीद सकती है। फिर दीप्ति को देखकर अजीब सा फेस बनाकर बोला, तुमने अपनी शकल देखी है, अगर मेकअप उतर जाए तो चुड़ैल लगोगी, तुम तो मेरी भाई की खूबसूरती, ग्रेस और इंटेलिजेंस के 1% भी नहीं हो। दक्ष की बात सुनकर नव्या अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगी। कल्पना और कांजी को भी बहुत मजा आ रहा था। वहीं फिर से अपनी इतनी बेइज्जती होता देख दीप्ति को सब पर गुस्सा आ रहा था, वही अपनी बेटी की इस तरह बेइज्जती होता देख माया जी को भी मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। पर सबसे ज्यादा तो तीनों ईशानी के बारे में जानकार हैरान थे। आखिरकार राजवंश कॉर्पोरेशन और जी कॉर्पोरेशन, यही दोनों कंपनी तो है जो पूरी एशिया पर राज करती है। इनमें से एक को भी ऑफेंड करने की औकात उनके पास नहीं है, वरना जी कॉर्पोरेशन उन्हें चुटकियों में बर्बाद करके रख देगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी जो मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है, वो जी कॉर्पोरेशन की ओनर कैसे हो सकती है। पर ये बात दक्ष बोल रहा था और बाकी सब भी उसके बात सुनकर चुप थे। इसका मतलब तो दक्ष ने सच ही कहा होगा, और जब सबको इस बारे में पता है तो राजवंश खानदान ने इन्वेस्टिगेशन किया ही होगा, जिन्हें वो बस एक गोद ली हुई बेटी समझकर सबक सिखाना चाहते थे। वो तो उनसे बहुत आगे है। ये सब सोचकर ही उनकी पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। पर दीप्ति की गुस्सा अब भी बरकरार था। ईशानी चाहे जो कोई भी हो, पर वो मोक्ष को अपना बना कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वही दादी माँ कल्पना जी और नव्या की होंठों पर एक प्राउड स्माइल थी, जैसे कहना चाहते हो, देखा हमारी बहू भाभी कितनी अमेजिंग है। दादाजी और अखिलेश जी ने तो उन्हें देखकर बस अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में सब ईशानी को कितना पसंद करते हैं। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई तो सबने मुंह देखा तो मोक्ष और ईशानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर आ रहे थे। उन्हें देखकर दादी माँ और कल्पना जी खुश हो गए और तुरंत अपनी जगह से उठ गए। बाकी सब भी उठकर खड़े हो गए। दादी मैंने मोक्ष और ईशानी को वहीं रुकने को बोला तो दोनों रुक गए। मोक्ष उन्हें कंफ्यूज होकर देख रहा था। वही दीप्ति और उसके मोम डैड ने जब मोक्ष और ईशानी को साथ आते हुए देखा तो वो हैरान हो गए। वही दीप्ति तो मोक्ष और ईशानी को साथ देखकर जल भून रही थी। उसे ईशानी से नफरत हो रही थी। ईशानी की खूबसूरती उसकी आंखों में किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। वही माया जी भी देख रही थी कि सच में ईशानी कितनी खूबसूरत है, कोई भी आसानी से इसकी प्यार में पड़ सकती है। पर वो कुछ भी करके दीप्ति को राजवंश खानदान की बहू बनाना चाहती थी, ताकि उनकी बेटी यहाँ राज करे। वही कल्पना जी मंदिर से आरती की थाल लेकर बाहर आए। इस वक्त सब वही थे। दक्ष और नव्या को तो खुशी से नाचने का मन कर रहा था। कल्पना जी आगे आकर मोक्ष और ईशानी की आरती करने लगी। ये देखकर मोक्ष और ईशानी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। आरती के बाद दोनों अंदर आए। नव्या जल्दी से जाकर ईशानी के गले लग गई, फिर मोक्ष के गले लग गई और एक्साइटेड होकर बोली, कांग्रेचुलेशन भाई एंड भाभी।
दक्ष भी आगे आकर दोनों की गले लगकर बोला, कांग्रेचुलेशन भाई एंड भाभी, आज से आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ बन गए। अब तो आप मेरी ऑफिशियली भाभी हो गए। आई एम सो हैप्पी भाभी। वही दीप्ति की तो मानो होश ही उड़ गए। लीगली हस्बैंड वाइफ का क्या मतलब है? क्या मोक्ष ने इस लड़की से शादी कर लिया है? उसने जो सपना देखा था मोक्ष की वाइफ बनकर राज करने का, वो सपना टूटता हुआ महसूस हो रहा था। यही हाल वीरेंद्र जी और माया की भी था। दोनों ने जो अपनी बेटी को राजवंश खानदान की बहू बनाने का सपना देखा था, वो टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने तो बहुत कुछ प्लान किया था, पर अब वो क्या करेंगे? कैसे अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाएंगे? वही मोक्ष और ईशानी ने पहले दादाजी और दादी माँ की पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर अखिलेश जी और कल्पना जी की पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अभी तक मोक्ष और ईशानी की नज़र दीप्ति और उसकी फैमिली पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो तीनों तो अभी भी साफ के पास खड़े थे। कल्पना जी ने ईशानी को गले लगा लिया और आपने साथ अंदर ले गए। मोक्ष तो आपने खाली हाथ को देखता रह गया। यहाँ आते ही उसकी फैमिली उसकी बेबी डॉल को उससे दूर ले गए। फिर मोक्ष भी उनके पीछे पीछे चला गया। कल्पना जी ने ईशानी को ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। तभी ईशानी की नज़र दीप्ति पर पड़ी, जिसे देखकर ईशानी आंखें कोल्ड हो गई। वहीं मोक्ष, जिसकी नज़र अपनी बेबी डॉल पर थी, जब उसने ईशानी की कोल्ड आंखें नोटिस किया तो वो भी उसी तरफ देखने लगा जिस तरफ उसकी बेबी डॉल देख रही थी। जब उसकी नज़र दीप्ति और उसकी फैमिली पर गई तो उसकी आंखें भी सर्द हो गई। हेलो रीडर्स, आप सबकी कमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे कुछ रीडर्स हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरी चैप्टर पर लाइक और कमेंट करते हैं। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति को देख मोक्ष और ईशानी दोनों की आंखें काफ़ी सर्द हो गई थी। वहीं घरवाले भी समझ गए थे कि दीप्ति और उसकी फैमिली का यहाँ होना ईशानी और मोक्ष को पसंद नहीं आया है। वहीं इतना बेइज्जत होने के बाद भी दीप्ति और उसकी फैमिली किसी ढीठ की तरह वहीं खा थे, जैसे उनका जाने का कोई इरादा ही ना हो। वीरेंद्र जी ने मोक्ष को देखते हुए बड़े ही विनम्र आवाज में पूछा, बेटा मोक्ष, दीप्ति से ऐसी क्या गलती हो गई जो तुमने उस आपने गार्ड से कहकर पिटवाया और उसे जॉब से भी निकाल दिया? मैं तो चाहता था वो तुम्हारे साथ काम करके कुछ बिजनेस स्किल सीखे, ताकि आगे जाकर उसे बिजनेस चलाने में कोई दिक्कत ना हो। दीप्ति भी मायूस और दुखी एक्सप्रेशन आपने चेहरे पर लाते हुए बोली, मोक्ष, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वरना वो चाहे मुझे कितना भी मार लेती, मैं कुछ भी नहीं बोलती। दीप्ति इस वक्त बहुत दयनीय और बेचारी लग रही थी, जैसे उससे ज्यादा मासूम इंसान इस दुनिया में हो ही ना। पर मोक्ष को दीप्ति की इन छोटी छोटी ट्रिक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दीप्ति की इस मासूम बनने की नाटक देख मोक्ष को उससे और भी चीड़ हो रही थी। मिस दीप्ति, मैंने पहले भी कहा था, इट्स मिस्टर राजवंश फॉर यू। मुझे मोक्ष सिर्फ मेरे आप नहीं बुला सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि अनजान लोग मुझे मेरे नाम से बुलाए। मोक्ष की इतनी कोल्ड आवाज सुनकर दीप्ति को डर लग रहा था। उसे लगा नहीं था उसकी इनोसेंट साइड देखकर भी मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे तो लगा था अपनी मासूमियत से वो मोक्ष का दिल पिघला देगी। तभी मोक्ष आगे बोला, और हाँ मिस दीप्ति, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी वाइफ है, इसलिए आगे से मेरी वाइफ के बारे में बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। मोक्ष के मुंह से ईशानी के लिए वाइफ सुनकर दीप्ति अंदर ही अंदर जल रही थी। इस वक्त उसे ईशानी से हद से ज्यादा जलन और नफरत हो रही थी। ईशानी की जगह उसे होना चाहिए था। मोक्ष की वाइफ बनने का सपना उसने हमेशा से देखा, पर उसकी ये सपना आज टूट गया था, जिस वजह से वो बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। दीप्ति ने अपने गुस्से भरी आंखों से ईशानी की तरफ देखा, पर ईशानी की सर्द आंखें देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई थी। मोक्ष को दीप्ति को ऐसे धमकाते हुए देखकर माया जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो आगे आकर बोली, मोक्ष बेटा, दीप्ति ये सब जेन्युइनली कह रही है, तुम उसे गलत मत समझो। अगर उसे पता होता ये लड़की तुम्हारी वाइफ है तो वो उसे कुछ भी नहीं कहती। ऐसे भी दीप्ति ने तो उसे कुछ कहा भी नहीं। उसने अगर दीप्ति को मारा ना होता तो हम आज यहाँ नहीं आते, और तुमने भी दीप्ति की बातें बिना सुने उसे सजा दिया। क्या ये गलत नहीं है? हम दोनों की फैमिली कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी तुमने दीप्ति को इतनी बड़ी सजा दिया। माया जी के मन में बस यही चल रहा था कि कैसे करके दीप्ति को फिर से राजवंश कॉर्पोरेशन में जॉब ज्वाइन करना होगा, ताकि फ्यूचर में वो मोक्ष के करीब जा सके। ऐसे भी अगर एक बार मोक्ष दीप्ति चाहने लगे तो क्या फर्क पड़ता है? अभी मोक्ष की जिंदगी में कौन है? वो डाइवोर्स लेकर भी तो दीप्ति से शादी कर ही सकता है। वहीं माया जी की बात सुनकर मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई थी। बक्स अब भी मोक्ष के गुस्से को समझ गए थे। वहीं ईशानी तो आपने हब्बी को देख रही थी कि आगे वो क्या करने वाला है। मोक्ष माया जी और वीरेंद्र जी को देख बोला, हो सकता है मेरी फैमिली आपको जानते हो, पर मेरे लिए आप सब सिर्फ अनजान है, इसलिए मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश आप ना करें तो बेहतर होगा। इतना कहकर वो ईशानी के पास बैठ गया और ईशानी की हाथ को पकड़ लिया। मोक्ष के ऐसे बर्ताव से रहाने फैमिली को अपनी इंसल्ट फील हो रहा था।
वहीं मोक्ष और ईशानी को इतने पास देख दीप्ति के दिल में मानो सांप लौट रहे थे। वीरेंद्र रहाणे मायाजी को भी काफी बुरा लग रहा था। उन्हें अच्छे पता था कि दीप्ति मोक्ष को कितना चाहती है, पर वो चाहकर भी मोक्ष की शादी दीप्ति से नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, पर वो यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकते थे। इतनी बेइज्जती होने के बाद तीनों वहां से चले गए, पर दीप्ति के मन में अभी भी बस यही चल रहा था कि कुछ भी करके मोक्ष को पाना है। एक बार मोक्ष उसका हो गया तो ईशानी को वो मोक्ष के लाइफ से जाने के लिए मजबूर कर देगी। वहीं हॉल में सब बैठकर बात कर रहे थे। ईशानी को तो दादी माँ, कल्पना जी और नव्या ने घेर रखा था, वहीं मोक्ष को उन सभी ने साइड कर दिया था, इसलिए मोक्ष अपना फोन में मेल चेक कर रहा था। ईशानी के सामने बहुत सारी स्नैक्स, फ्रूट्स, पेस्ट्रीज रखी हुई थी, जिसे दुनिया की बेस्ट शेफ ने बनाया था। दादी माँ ने पहले से ही ईशानी की सारी फेवरेट डिश के बारे में पूछ लिया था, फिर दादाजी से बोलकर आज उन्होंने ये सब स्पेशली शेफ से बनवाया था। दादी माँ मोक्ष को फोन में बिजी देखकर बोली, नालायक, जब तुम्हारी वाइफ यहाँ है तो तुम उस फोन में क्या देख रहे हो? अगर तुम ऐसे ही रहे तो पता नहीं कब मैं अपने परपोती का मुंह देख पाऊंगी। उनकी बात सुनकर ईशानी की गाल शर्म से लाल हो गई। कल्पना जी ने भी दादी माँ की बातों को सपोर्ट करके हाँ बोली, वहीं बाकी सब भी दादी माँ की बातों से सहमत लग रहे थे। वहीं मोक्ष बेशर्मी से बोला, अगर आप इसी तरह मेरी बेबी डॉल से चिपके रहे तो हमारे बच्चे तो देर से ही आएंगे ना। अगर आप सबको हमारे बच्चे देखने की इतनी ही जल्दी है तो आप सब हम दोनों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, ताकि हम प्रोसेस स्टार्ट कर सके। मोक्ष की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर तो ईशानी की गाल जैसे टमाटर की तरह लाल हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि सबकी नजरों से दूर चली जाए। वहीं बाकी सब भी हैरान थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोक्ष सबके सामने ऐसी बातें भी कर सकता है। दक्ष खुशी से बोला, भाई ने बिल्कुल सही बोला, हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे भी जल्द से जल्द एक प्यारा सा भतीजा या भतीजी चाहिए। तभी कल्पना जी मोक्ष को देख बोली, गधा, तुझे शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसी बात करने में? अपनी मोम की बात सुनकर मोक्ष कैजुअल बेफिक्र अंदाज में बोला, शर्म? कैसा शर्म? आप सबको ही तो जल्द से जल्द हमारे बच्चे देखना है, तो मैं तो बस आप सबकी ख्वाहिश पूरी करने की बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर सब ने अपना सिर हिला दिया। उन्हें समझ आ गया वो बातों में मोक्ष से नहीं जीत सकते। तब दादी माँ बोली, ठीक है, तुम ईशानी को अपने रूम में ले जाओ, तुम दोनों थोड़ी देर रेस्ट कर लो। इतना सुनना ही था कि मोक्ष जल्दी से उठा और ईशानी की हाथ पकड़कर बोला, चलो बेबी डॉल। इतना कहकर वो ईशानी को अपने साथ ले गया। वहीं ईशानी को तो इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। बाकी घरवाले तो मोक्ष ईशानी देखते रह गए। दादी माँ खुशी से बोली, मोक्ष को देख लगता है बहुत जल्द हमें खुशखबरी मिलने वाला है। कल्पना जी भी खुश होते हुए बोली, हाँ, हमें भी यही लगता है। पहले तो मोक्ष का बिहेवियर देखकर हमें लगता था कि हम इस जन्म में कभी उनकी बच्चों को नहीं देख पाएंगे, पर अब तो लगता है बहुत जल्द हम दादी बन जाएंगे। दादाजी ने बस सिर हिला दिया। वहीं नव्या भी अपनी दादी माँ और मोम की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड थी। अखिलेश जी बोले, अच्छा हुआ कि ईशानी मोक्ष के जिंदगी में आई, नहीं तो वो हमेशा पहले की तरह ही रहता। उनकी बातों से सब सहमत थे। ऐसे भी मोक्ष ऐसे ही आज बिजनेस वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड पर राज नहीं करता, वो सच में शैतान का दूसरा नाम है। वहीं मोक्ष के रूम में ईशानी बेड पर लेटी थी और मोक्ष उसके ऊपर था। ईशानी मोक्ष को देखते हुए नाराज आवाज में बोली, तुमने सबके सामने इस क्यों कहा? मोक्ष उसकी लाल गालों को पिंच करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना था बेबी डॉल, और ऐसे भी मैंने क्या गलत बोला? मैं तो तुम्हारे साथ 4-6 बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर ईशानी को और भी शर्माने लगी। मोक्ष को ईशानी इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। मोक्ष नीचे झुककर ईशानी की गाल को चूमने लगा। फिर मोक्ष की होंठ ईशानी की पूरे चेहरे पर घूमने लगा। धीरे धीरे मोक्ष ने ईशानी की होंठों को अपने होंठों में भर लिया और पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। वहीं ईशानी की हाथ मोक्ष के बालों में घूमने लगे। मोक्ष का हाथ धीरे धीरे ईशानी की कमर और सीने पर घूमने लगा। जब ईशानी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो मोक्ष ने उसे आज़ाद कर दिया और उसके नेक और कोलर बोन पर टूट पड़ा। वहीं ईशानी मोक्ष के एहसास में पूरी तरह खो गई थी। मोक्ष ने ईशानी की गर्दन से अपना चेहरा निकाला और बोला, तुम्हें पता नहीं बेबी डॉल, तुम्हें इस साड़ी में देखकर मेरी क्या हालत थी। आई लव यू बेबी डॉल। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी की गर्दन और क्लीवेज को फिर से किस और बाइट करने लगा। वहीं मोक्ष की इतनी सेंशुअल आवाज सुनकर तो ईशानी को सिहरन महसूस हो रही थी। तभी मोक्ष ने ईशानी की साड़ी को उसके सीने से हटा दिया और उसकी सीने पर सेंशुअली हाथ घुमाने लगा। उसके ऐसा करने से ईशानी तड़पने लगी। ईशानी की ऐसी रिस्पॉन्स देख मोक्ष की होंठों पर स्माइल आ गई। उसने ईशानी की ब्लाउज की डोरी को जल्दी से खोल दिया और उतार कर फेंक दिया। ईशानी की आंखें शर्म से बंद हो गई। मोक्ष ने उसकी इनबिया को भी निकाल दिया। इस वक्त ईशानी की अपर बॉडी बिल्कुल नेक थी। ईशानी की मक्खन जैसी मुलायम शरीर को देख मोक्ष
मदहोश होने लगा। उसने ईशानी की एक उपहार को अपने मुंह में लेकर किस और सक करने लगा और दूसरे को प्रेस करने लगा। धीरे धीरे किस बाइट में बदल गया। थोड़ी देर में ईशानी की नेक, कोलकरबोन, सीना और बेली पर मोक्ष के दिए लाल निशान दिखाई दे रहे थे। वो दोनों आगे बढ़ते उससे पहले ही ईशानी का फोन रिंग करने लगा। ईशानी ने साइड से अपना फोन उठा लिया। ये देखकर मोक्ष चिढ़ गया। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उन दोनों की स्पेशल मोमेंट में उन्हें डिस्टर्ब करे। ईशानी ने फोन उठाया। फोन नंदिनी ने किया था। थोड़ी देर बात करने के बाद ईशानी ने मोक्ष को देख जिसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। ईशानी ने मोक्ष को हक कर लिया और मोक्ष को देखते हुए प्यार से बोली, प्लीज मुझे अभी जाना होगा, ऐसे भी कल तुम्हें भी आना है पूजा में। मैं चाहती हूँ दादाजी, दादी माँ और बाकी सब तुमसे कल मिले। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने चिढ़ते हुए उसे देख उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अपनी बेबी डॉल को छोड़ने की। ईशानी को इतने प्यार से बोलता देख मोक्ष मान गया। उसे भी अपनी बेबी डॉल की बर्थडे के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी थी। ईशानी वहां से अपनी ऑफिस चली गई। उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। रात को ईशानी मेहरा मेंशन लौट आई। नंदिनी भी वापस आ गई थी। वैसे भी कल तो उन सबको अनुजा के घर जाना ही है क्योंकि इस बार वही पूजा होने वाला था। दिन के टाइम पर सुकेत जी और आरती जी दोनों ईशानी को बार बार देख रहे थे। वही प्रिया तो गुस्से से ईशानी को घूर रही थी। पहले हर साल उसके मोम, डैड और भाई रात को 12 बजे उसे सरप्राइज देते थे, पर इस बार ईशानी की वजह से उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। उसे इस बार पता नहीं था कि उसके मोम, डैड और भाई पहले की तरह उसे सरप्राइज देंगे भी कि नहीं। डिनर होने के बाद सब अपने रूम में चले गए। आज प्रिया की आंखों में नींद ही नहीं थी। वो बस सोने का नाटक कर रही थी। जैसे ही रात के 12 बजे प्रिया इंतजार कर रही थी कि कब उसके मोम, डैड और भाई उसे सरप्राइज देने आएंगे। ऐसे ही वेट करते करते 15 मिनट बीत गया, पर न तो उसके मोम, डैड ना भाई कोई नहीं आए। तो प्रिया समझ गई इस बार कोई भी उसे सरप्राइज नहीं देने वाला। प्रिया ये सोचकर गुस्से से उठकर बेड पर बैठ गई क्योंकि सब कुछ बदल गया है। ये सब कुछ उस ईशानी की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से उसके मोम, डैड और भाई उससे दूर हो रहे हैं। ये सोच सोचकर प्रिया किसी पागलों की तरह अपनी बाल नोचने लगी और रूम का गेट खोलकर बाहर चली गई। पर जैसे ही बाहर गई उसे पटाखे की शोर सुनाई दिया। घर में भी लाइट्स जल रहा था। उसका रूम साउंड प्रूफ था जिस वजह से उसे अभी तक बाहर की साउंड नहीं आई थी। उसने हॉल में देख तो एक सर्वेंट था। प्रिया उसके पास जाकर पूछी, ये क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों? उसकी सवाल सुनकर वो सर्वेंट जो अंदर कुछ काम से आया था वो बोला, मिस, वो बाहर ईशानी मैम की बर्थडे की वजह से उन्हें ऐसे विश कर रहे हैं और घर के सभी लोग भी बाहर ही है। ये सुनकर प्रिया गुस्से में तिलमिलाते हुए बाहर चली गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सब कुछ छीनने वाला हो। जैसे ही बाहर पहुंची उसने देखा उसके मोम, डैड, भाई सब वहां मौजूद थे। ईशानी और उसके दोस्त दोनों भी वहीं मौजूद थे। बाहर बहुत सारे कलरफुल क्रैकर्स आसमान में जाकर एक खूबसूरत पैटर्न में डिवाइड हो रहे थे और उसके बीच खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे ईशानी शो हो रहा था। हेलो रीडर्स, व्यूज कम होने की वजह से पॉकेट नॉवल वाले बहुत जल्द इस स्टोरी को बंद कर देंगे। मुझे पता है कुछ रीडर्स ज़्यादा कॉइन की वजह से स्टोरी को रीड नहीं कर पाते हैं, पर मैं इस स्टोरी और एक स्टोरी को लिखने में दिन में कम से कम 5 घंटे टाइम देती हूँ। पर पॉकेट नॉवल वाले राइटर्स को बस डिसपॉइंट ही करते हैं। 2 दिन बाद शायद व्यूज कम होने की वजह से मैं ये स्टोरी को लिखना बंद कर दूँ। थैंक यू रीडर्स। प्रिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोम, डैड और भाई ने ही ईशानी के लिए ये सरप्राइज प्लान किया है। प्रिया जाकर सबके पास खड़ी हो गई। वहीं बाकी घरवालों को तो पता ही नहीं था ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि बाहर बहुत सारे कार्स और गार्ड्स खड़े थे, इसलिए उन्हें भी पता नहीं था कि ये कौन कर रहा है। भाई, मोम, डैड, क्या आपने ये सब सरप्राइज प्लान किया था ईशानी के लिए? प्रिया बहुत मासूमियत से पूछती है जैसे उसे कितना बुरा लग रहा हो। उसकी बात सुनकर रेहान थोड़ा जेलस होते हुए बोला, नहीं, ये सब तो हमने प्लान नहीं किया। काश हम भी ईशानी के लिए इस तरह की प्लान करते तो कितना अच्छा होता। बाकी सबने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। उन सबको उस इंसान से जलन हो रही थी जिसने ये सरप्राइज प्लान किया था। उन्हें पता था ये जो कोई भी होगा उसका ईशानी के साथ बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होगा एक। वही प्रिया तो मन ही मन जल रही थी। आखिर कौन है जो ईशानी को इतने ग्रैंड तरीके से बर्थडे विश कर रहा है? वहीं ईशानी को तो अच्छे से पता था कि ये कौन है, क्योंकि कुछ क्रैकर्स पर हैप्पी बर्थडे बेबी डॉल भी शो हो रहा था। इसलिए उसे पहले से ही पता था कि ये सब उसके हब्बी का काम है, क्योंकि ईशानी को मोक्ष ही सिर्फ बेबी डॉल बुलाता था। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी फ़ोन पर मोक्ष का कॉल आने लगा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया दूसरी तरफ से एक मैग्नेटिक आवाज़ आई, मेरा पहला सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा बेबी डॉल? ईशानी थोड़ा हंसते हुए बोली, हाँ बहुत अच्छा है। क्या सिर्फ अच्छा है? ऐसे ये तो पहला सरप्राइज था, आगे तो बहुत कुछ बाकी है।
मिसेस ईशानी मोक्ष राजवंश। मोक्ष ने अपनी उसी मैग्नेटिक आवाज में बोला। ईशानी को बहुत स्पेशल फील हो रहा था। पहले कभी भी किसी ने उसकी बर्थडे पर उसे ऐसा सरप्राइज नहीं दिया था। भले ही 4 सालों से उसके चारों दोस्त और चारों फैमिली उसकी बर्थडे को बहुत लेविश तरीके से मनाते थे, पर सब जानते थे ईशानी को ज़्यादा पार्टी पसंद नहीं है, जिस वजह से वो सब उसे ऐसे सरप्राइज नहीं करते थे। तभी नंदिनी, जो ईशानी के साइड खड़ी थी, उसके कान के पास जाकर बोली, क्या बात है जीजू, तो बहुत रोमांटिक और थटफुल है, देख कैसे सरप्राइज दिया तुझे उन्होंने। उसकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर एक स्माइल आ गई, जो मोक्ष दूर अपने कार में बैठकर भी महसूस कर पा रहा था। सारे घर वाले उस इंसान को देखना चाहते थे जिसने ईशानी को इतना अच्छा सरप्राइज दिया है, पर मोक्ष ऐसे भी कल सबके सामने आने ही वाला था, इसलिए अभी उसका सबके सामने जाना ठीक नहीं था। थोड़ी देर बात करने के बाद मोक्ष ने फोन रख दिया। अब तक तो आसपास की मेंशन के लोग भी अपने घर से बाहर आकर इस ग्रैंड तरीके से हो रही सेलिब्रेशन को देखने लगे थे। वही दादाजी और दादी माँ बहुत खुश थे, उन्हें लग रहा था जरूर ये सब ईशानी के दोस्तों ने ही किया होगा। थोड़ी देर बाद मोक्ष वहां से चला गया, पर कुछ लोग अब भी थे। कुछ देर बाद जब सब खत्म हुआ तो ईशानी मेंशन के अंदर चली गई, उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। हॉल में आकर सबने ईशानी को देख, जो अपनी रूम की तरफ ही जा रही थी, सब उससे पूछना चाहते थे कि ये सरप्राइज उसे किसने दिया है, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, और उन सबको बुरा भी लग रहा था कि उन्होंने कभी ईशानी की जन्मदिन को सेलिब्रेट ही नहीं किया। तभी प्रिया, जिसे बहुत जलन हो रही थी कि कोई ईशानी की जन्मदिन को ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है, वो आगे आकर बोली, ईशानी तुम्हें इतना अच्छा सरप्राइज किसने दिया, ये बहुत खूबसूरत था। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें सिकुड़ गई। उसे अच्छे से पता चल गया था कि ये प्रिया अपने मन में क्या सोच रही है। जरूर वो इस इंसान से मिलकर उसे भी अपने जाल में फंसाना ही चाहती होगी। वहीं नंदिनी का भी मुंह बन गया। उसने मन ही मन सोचा, इसे क्या लगता है मोक्ष को येरा गिरा इंसान है जिसके बारे में ये जान सकती है। ईशानी प्रिया को देखते हुए कोल्ड टोन में बोल, मिस प्रिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम उसके बारे में जानने की काबिल हो। प्रिया ने ईशानी की इंसल्टिंग बातें सुनकर अपनी मुठिया भींच लिया। वहीं ईशानी ने उसे नजर देखा भी नहीं और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। वही दादाजी और दादी माँ उन सब को देख बोले, अभी बह रात हो गई है, ऐसे भी कल यहाँ पूजा होने वाला है। मैंने पहले ही सबको बोल दिया है, कल सुबह तैयारियां भी करना है, इसलिए तुम सब अपने अपने रूम में जाओ। ईशानी और दादा दादी के जाने के बाद प्रिया ने अपने मोम डैड और भाइयों को देखा, जो चुपचाप खाते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब उसके लिए कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। सब एक एक करके अपने कमरे में चले गए। हॉल में सिर्फ प्रिया ही रह गई थी। गुस्से और नफरत से उसका दिल जल रहा था। वो अपने रूम में जाकर सारी चीजें इधर उधर फेंकने लगी। क्यों सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है। बचपन से इतने सालों तक मैं इस फैमिली में प्रिंसेस की तरह थी। क्या ईशानी के आने के बाद सबके दिल में मेरे लिए जो प्यार था वो खत्म हो रहा है। सुबह का वक्त, सब तैयार होकर हॉल में बैठे। सब पूजा में आने वाले थे। ऐसे तो सुकेत जी और आरती जी पहले से ही चाहते थे कि ये पूजा यही हो, पर कल दादाजी ने भी ये डिसाइड किया कि ये पूजा यही मेहरा मेंशन में होगा। क्योंकि दादाजी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए रात को ही सब यहाँ होगा, ये डिसाइड हुआ। दादाजी की जिद के आगे ईशानी भी हार मान गई थी, जिस वजह से अनुजा और मिस्टर सहगल थोड़े गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने सहगल मेंशन में ही महापंडित जी को बुला लिया था। ऐसे भी वो चाहते थे उनकी बेटी की महापूजा उनके घर में ही हो। वही प्रिया बहुत ज्यादा सज धज के बैठी हुई थी, जैसे कोई फैशन शो चल रहा हो। आज वो कुछ भी करके सबको इम्प्रेस करना चाहती थी। उसे पता था ईशानी के दोस्त के भाई ईशानी की पूजा में जरूर आएंगे और उसे बस उन सबको इम्प्रेस करना था, ताकि उनमें से किसी से वो शादी कर सके। तभी बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आने लगी। तभी बटलर आकर बोला, सर, आहूजा फैमिली के लोग आए हैं। बटलर की बात सुनकर सब अपने जगह से खड़े हो गए। सुकेत जी और आरती जी भी उनकी वेलकम करने के लिए खड़े हो गए। तभी गार्ड्स के साथ कुछ लोग अंदर आए। वेलकम मिस्टर आहूजा। सुकेत जी ने आगे जाकर राजेंद्र जी का वेलकम किया। सॉरी छोटा चैप्टर के लिए, मैं शाम को एक और चैप्टर देने की कोशिश करूंगी। सॉरी रीडर्स, इस वक्त में मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हूँ। पॉकेट नोवेल वाले मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं यार। ज़्यादा कॉइन की वजह से रीडर्स कम हो रहे हैं। इसमें हम राइटर्स की क्या गलती, जो वो हमें इतने परेशान कर रहे हैं। व्यूज कम हो रहे हो तो इसमें हम राइटर्स की क्या गलती। जब रीडर्स के पास ज़्यादा कॉइन ना हो तो वो कैसे स्टोरी रीड करेंगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ पॉकेट नोवेल वालों की इस बिहेवियर की वजह से। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ। बस कल तक का वेट कर रही हूँ। अगर कल भी उन्होंने मेरी कंप्लेन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तब मजबूरन मुझे स्टोरी बंद करनी पड़ेगी। सब वेलकम करने के लिए खड़े थे। सुकेत जी ने ग्रीट करते हुए बोला, वेलकम मिस्टर आहूजा। देवेंद्र जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर सुकेत जी राजेंद्र जी की को ग्रीट करते हुए बोले, वेलकम राजेंद्र जी।
आहूजा फैमिली हॉल में आ गए। रितिका थी ईशानी और नंदिनी से मिलने के लिए ऊपर उसकी रूम की तरफ चली गई। वहीं प्रिया तो बस एकटक अभिक को देख रही थी। वो अपनी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए आगे आकर सबके सामने हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते, मैं प्रिया हूँ। इस वक्त वो बहुत संस्कारी लग रही थी, मानो उससे ज्यादा मासूम और संस्कारी लड़की तो इस पूरी दुनिया में ही ना हो। पर प्रिया को देखकर तो देवेंद्र जी, जो रितिका की दादाजी थे, उनका मुंह ही बन गया। राजेंद्र जी का भी यही हाल था। उन्हें भी प्रिया बहुत चालाक लग रही थी। ऐसे भी उन्हें प्रिया के बारे में अच्छे से पता था कि उसने ईशानी के साथ क्या क्या किया था, जिस वजह से उन्हें मेहरा फैमिली और प्रिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। आखिरकार ईशानी उनकी प्यारी बेटी थी, वो उसे किसी को भी परेशान नहीं करने दे सकते थे। रितिका की मोम पूर्णिमा जी ने भी अपनी मुंह बना लिया था। उसे प्रिया की आंखों में सिर्फ चालाकी और मक्कारी ही नजर आ रही थी। वो जानते थे कि यही लड़की है जिसकी वजह से उनकी बच्ची ईशानी को बहुत दुख सहना पड़ा था। उन तीनों ने उसे कुछ नहीं बोला, बस हमें अपना सिर हिला दिया। वही अभिक बस चुपचाप बिना किसी इमोशन के बैठा था। उन्हें यहाँ इस मेहरा फैमिली से कोई मतलब नहीं था। वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, पर अपनी बहन ईशानी की जन्मदिन की पूजा को वो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था। वहीं प्रिया ने जब आहूजा फैमिली का ऐसा फीका रिएक्शन देखा तो उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था। उसने फिर अभिक को देखा जो आपने फोन स्क्रॉल कर रहा था। वो तो उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा था। ये देखकर तो प्रिया और भी जायद मायूस हो गई। अभिक बहुत जायद हैंडसम था। राहुल तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। प्रिया को तो अब अपने डिसीजन पर थोड़ा पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने इंतजार ना करके राहुल को पहले ही चुन लिया था। पर उसे कहाँ पता था कि राहुल भी उसके बारे में ठीक यही सोचता है। वो भी तो प्रिया को छोड़कर अब ईशानी से शादी करना चाहता था। आखिरकार दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, लालची और मक्कार। तभी पूर्णिमा जी बोली, क्या मेरी बच्ची तैयार नहीं हुई है? उनकी बात सुनकर दादी माँ बोली, वो तो आपने काम में डूबी हुई थी। वो तो नंदिनी ही कुछ देर पहले उसके रूम में गई है, उसे तैयार होने के लिए बोलने के लिए। उनकी बात सुनकर पूर्णिमा जी हंसते हुए बोली, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। मेरी बच्ची को तो काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पहले भी वो इसी तरह काम में डूब जाती थी। तब तो वो दिल्ली में थी और हम सब हर दिन उसे फ़ोन करके खाने के लिए और खुद का ध्यान रखने के लिए परेशान करते थे। और जब भी वो मुंबई आती थी तब तो मैं खुद जब तक उसे अपने हाथों से खाना न खिलाती तब तक उसे याद भी नहीं रहता था कि उसे खाना है और रेस्ट भी करना है। तभी पीछे से एक आवाज़ आए, अरे पूर्णिमा जी, ये भला कैसी बात हुई? इशू मेरी भी तो बेटी है, और वो मेरे पास भी उतना ही समय रही है जितने आपके पास रही है। मैं भी तो अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाकर जबरदस्ती उसे सुलाती थी, पर यहाँ तो आप ऐसे कह रही है जैसे मेरी इशू सिर्फ आपकी बेटी है। वो मेरी प्यारी बात है और सबसे ज़्यादा तो वो मुझसे ही प्यार करती है। ये आवाज़ सुनकर सब पीछे देख रहे थे, जहाँ से सहगल फैमिली अंदर आ रहे थे। और ये बात अनुजा की मोम सुनिधि सहगल ने बोला था। सुनिधि जी मुंह बनाते हुए पूर्णिमा जी को देख रहे थे। दोनों में तो हमेशा इस बात की कंपटीशन लगी रहती थी कि ईशानी सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है। सुनिधि जी के साथ ही अनुजा के दादाजी अभिनाश सहगल, दादी माँ देवकी सहगल, डैड निखिल सहगल और भाई वेद सहगल आ रहे थे। उन सब को देखकर सुकेत जी के साथ बक सब भी उठकर उन्हें ग्रीट करने लगे। फैमिली में दादाजी और दादी माँ को छोड़कर सब हैरान थे। उन्होंने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ईशानी की जन्मदिन की पूजा में इतने बड़े बड़े फैमिली के एल्डर्स भी शामिल होंगे। उन्हें तो लगा था ईशानी की दोस्त और उनके माँ बाप ही इस पूजा में आएंगे, पर यहाँ तो सब आए हैं। वहीं सुकेत जी और आरती जी को थोड़ा जलन हो रहा था। उनकी बेटी सुनिधि जी और पूर्णिमा जी के इतने क्लोज है सोचकर उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था। अगर उस वक्त वो भी ईशानी से अच्छे से प्यार से पेश आए होते तो आज ईशानी उनके साथ भी शायद इतने ही प्यार से रह रही होती जितना वो सुनिधि जी और पूर्णिमा जी के साथ क्लोज रहती थी। वही अब तो प्रिया ने फिर से अपनी अच्छी बनने का नाटक शुरू कर दिया, पर सहगल फैमिली ने से भी किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। प्रिया ने वेद को देखकर अपने हाथ आगे बढ़ा दिया हैंडशेक करने के लिए, पर वेद उसे बिल्कुल नजरअंदाज करके आगे चला गया, जैसे उसने प्रिया को देखा ही ना हो। वहीं वेद को भी उसे ऐसे इग्नोर करते देख प्रिया को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था आज जब वो इतनी खूबसूरती से तैयार हुई थी कि कोई भी उसकी हॉटनेस पर फिदा हो जाए, तो फिर ये दोनों लड़के उसे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं जैसे वो कोई हवा हो। उसे बहुत बुरा भी लग रहा था, आखिर वो इन सब के लिए ही तो तैयार हुई थी, फिर क्यों वो सब उसे एक नज़र देख भी नहीं रहे हैं। सब वहीं बैठ गए। अनुजा ऊपर ईशानी की रूम में चली गई क्योंकि उसे पता था कि रितिका और नंदिनी दोनों ईशानी के रूम में हैं। वेद अभिक के पास बैठ गया। ऐसे भी दोनों दोस्त थे, फिर भी ईशानी को लेकर कभी कभी दोनों के बीच भी झड़प हो ही जाती थी। रविकांत जी और प्रभा जी को देखकर सबने ग्रीट किया, फिर सब बैठ गए।
अविनाश जी और देवेंद्र जी दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने वाले नजरों से देख रहे थे। तभी अविनाश जी देवेंद्र जी से आपने नजर हटाकर रविकांत जी की तरफ देखकर बोले, रविकांत जी वैसे मेरी प्यारी पोती यहाँ रह रही है, और तो और मैं चाहता था कि पूजा हमारे घर पर हो, और सारे इंतजाम भी हो गया था, पर लगता है मेरी किस्मत खराब है जो पूजा यहाँ होने वाली है। उनकी बात सुनकर दादाजी कुछ बोलते उससे पहले ही देवेंद्र जी हंसते हुए बोले, देखो बोल कौन रहा है जो मेरी पोती को मुझसे दूर करने में लगा हुआ है। जब मैं बोल रहा था मेरी पोती की जन्मदिन की पूजा मेरे घर पर होगी, तब तो कोई बड़ी चालाकी से पहले ही सबको इनवाइट कर रहा था और बिना बोले तैयारी कर रहा था ताकि मेरी पोती की पूजा उसकी घर में हो। उन दोनों की इनडायरेक्ट बातें सुनकर और एक दूसरे को तिरछी नजरों से घूरते हुए देख कर सब समझ गए कि इन दोनों के बीच ईशानी को लेकर इनडायरेक्ट लड़ाई हो रही है। तभी अब्बिका अपने दादाजी की तरफ देखकर कंफ्यूज होते हुए बोला, दादाजी आप ये क्या बोल रहे हैं, किसने आपसे इशू को दूर करने की कोशिश किया। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी देवेंद्र जी की तरफ देखने लगे, पर सबको पता चल गया था कि देवेंद्र जी अविनाश जी की ही बातें कर रहे हैं, पर किसी को भी पूरा बात नहीं पता था। तभी देवेंद्र दादाजी मुंह बनाकर बोले, और कौन हो सकता है, ये अविनाश ही है जो मेरी पोती को हमेशा मुझसे छीनने की कोशिश करता रहता है। जब मैंने इसे बताया कि मुझे अपनी ईशानी की जन्मदिन की पूजा इस बार अपने घर में करवानी है, तो ये चालक बूढ़े ने चालाकी करके बाजी मार लिया, क्योंकि इसने मेरे किसी को ये बात बताने से पहले ही मेरे आइडिया को कॉपी करके सबको फ़ोन करके बता दिया कि पूजा इस बार उसके घर में होगी, और महापंडित जी को भी खबर दे दिया और लग गया तैयारी करने में। पर देखो अब तो पूजा उसके घर में भी नहीं हुआ। इसे कहते हैं जैसा को तैसा वाली किस्मत। ये कहकर देवेंद्र जी अविनाश दादाजी को घूरने लगे। उनकी बात सुनकर अविनाश जी भड़क गए और थोड़े गुस्से में बोले, मैंने तेरा आइडिया नहीं चुराया, मैंने भी पहले से ही सोच रखा था कि मेरी पोती की जन्मदिन की पूजा मेरे घर में होगी, और ये तू बूढ़ा किसे कह रहा है, बूढ़ा होगा तो। वही सभी तीनों फैमिली उन दोनों की लड़ाई देख रहे थे। सहगल फैमिली और आहूजा फैमिली तो इस लड़ाई को देखकर एंजॉय कर रहे देव, कि उन लोगों ने तो पहले भी इन दोनों को ईशानी के लड़ते हुए देखा था। वहीं मेहरा फैमिली में सभी हैरान थे, ये दोनों बड़े परिवार के हेड ईशानी के लिए किसी बच्चों की तरह लड़ रहे थे। रविकांत जी को भी जलन हो रही थी, आखिरकार ईशानी उनकी पोती थी, पर ये सब उसके लिए लड़ रहे हैं, जबकि 4 सालों से वो अपनी पोती को देखने के लिए तरस रहे थे। प्रिया तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी कि आखिर क्यों सब ईशानी से इतना प्यार करते हैं, आखिर ऐसा क्या खास है उसमें। अविनाश जी की बात सुनकर देवेंद्र जी गुस्से से बोले, नहीं चुराया का क्या मतलब है, मैंने तुझे ही तो बोला था कि मैं अपनी पोती की जन्मदिन की पूजा इस साल अपने घर में करना चाहता हूँ। जरूर मेरे बात को सुनकर ही तूने पहले सब कुछ तैयारी कर लिया होगा। हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने पहले ही सब कुछ तैयारी कर लिया तो, वो मेरी पोती है, उस पर हक है मेरा। ऊपर से ये पहली बार था जब मेरी पोती की जन्मदिन की पूजा यहाँ होने वाली थी, तो मैंने तैयारी करके क्या गलत किया। तू इतना स्लो है तैयारी करने में, तो इसमें मेरा क्या गलती। अविनाश जी ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोला। दोनों को इस तरह से झगड़ा करते हुए देख सबको हंसी आ रही थी। निखिल जी हंसते हुए बोले, बस आज का दिन बहुत शुभ है, आज मेरी गुड़िया की जन्मदिन है, इसलिए आप आज के लिए तो मत लड़ाई कीजिए, वरना मैं अभी गुड़िया को नीचे बुलाती हूँ ताकि वो देख सके कि उसके दोनों प्यारे दादाजी आज के दिन भी कैसे लड़ाई कर रहे हैं। निखिल जी की बात सुनकर दोनों एकदम चुप हो गए, फिर भी अभी भी दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उन दोनों को अभी भी एक दूसरे को घूरते हुए देख राजेंद्र जी सीढ़ियों की तरफ देखकर बोले, अरे मेरी यशु बच्ची तुम आ गई। राजेंद्र जी की बात सुनकर अविनाश जी और दोनों सकपका गए। दोनों ने एक दूसरे से नजरें हटा ली और मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। पर ये क्या, ईशानी तो कहीं नहीं दिखी। ईशानी को ना देखकर दोनों समझ गए कि इस राजेंद्र ने जरूर उनके साथ ट्रिक खेला है। उन्हें इस तरह एक पल में गुस्से के बदले अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए देख सब हंसने लगे। सुकेत जी के साथ साथ आरती जी और चारों भाइयों को भी हंसी आ गई कि कैसे ईशानी की नाम सुनते ही दोनों एक पल में बदल गए और गुस्से के बदले उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। वही प्रिया तो इस सब से कुड़ रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सब ईशानी के इतने नजदीक है। सबको ऐसे हंसता हुआ देख दोनों ने अब एक दूसरे को छोड़कर राजेंद्र जी को गुस्से से घूर कर देखा, फिर बाकी सबको पर चाहकर भी कोई अपना हंसी नहीं रोक पा रहा था। वो सब हंस ही रहे थे कि तभी बाहर की तरफ से आवाज आई, अरे वाह आप सबको बहुत हंसी आ रही है, पर क्या हमें भी कोई बताएगा कि आप सब किस बात पर हंस रहे हैं। आवाज सुनकर सब ने मुड़ कर देखा तो बाहर असरायजादा फैमिली अंदर आ रही थी। काव्या के साथ अनुपम जी, नीलिमा जी और रुद्र अंदर की तरफ आ रहे थे। अनुपम जी को देखकर निखिल जी और राजेंद्र जी दोनों खुश हो गए। सब खास दोस्त जो थे, जैसे पहले विश्वंभर जी, देवेंद्र जी, अविनाश जी और अनुपम जी के डैड दोस्त थे,
जो अब इस दुनिया में नहीं थे। पर वैसे ही दैनिक जी, राजेंद्र जी, अनुपम जी और निखिल जी भी अच्छे दोस्त थे। अब उनके बच्चे भी एक दूसरे के दोस्त थे। निखिल जी, राजेंद्र जी खड़े हो गए। तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बिजनेस में बिजी रहने की वजह से तीनों एक ही शहर में रहने के बाद भी सिर्फ बिजनेस मीटिंग या फिर फंक्शन में ही एक दूसरे से मिल पाते थे। पर ये तीनों मिल तो लेते थे, पर दैनिक जी के दिल्ली में होने के कारण वो तो उन्हें मिल भी नहीं पाते थे। इसी दोस्ती के कारण ही तो उन्होंने अपने तीनों बच्चियों को बिना किसी चिंता के दिल्ली में हॉस्टल में रहने दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दोस्त के वहां होते हुए बच्चों को कोई खतरा नहीं है। राजेंद्र जी ने अभी अभी वो क्यों हंस रहे थे इस बारे में अनुपम जी को बताया तो अनुपम जी भी हंसने लगे और हंसते हुए बोले, आखिर बेटी किसकी है? मेरी मतलब अनुपम रायजात की। तो उसकी जलवा तो ऐसा होना ही था कि उसके नाम सुनकर अच्छे अच्छे धुरंधर भी चुप हो जाए। उनकी बात सुनकर राजेंद्र और निखिल जी उन्हें अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। वो मेरी बेटी है, दोनों ने एक साथ जोर से कहा तो अनुपम जी एक पल के लिए चौंक गए। जब उन्होंने देखा तो निखिल जी और राजेंद्र जी दोनों उसे घूर रहे थे, जैसे बोल रहे हो अगर एक बार भी और तुमने हमारी बेटी को सिर्फ अपनी बेटी कहा तो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। वही बाकी सब तो हैरान होकर उन तीनों को देख रहे थे। ये क्या, अभी कुछ पल पहले तो ये ईशानी की धमकी देकर अविनाश जी और देवेंद्र जी दोनों को डरा रहे थे, पर अब तो ये खुद यहाँ ईशानी के लड़ने लगे। तभी अविनाश जी उन तीनों की तरफ देखते हुए बोले, अभी कुछ देर पहले तो तुम दोनों बड़ा हंस रहे थे हमारी लड़ाई देखकर, और अब देखो तुम तीनों भी ईशानी के लिए लड़ रहे हो। हाँ, और नहीं तो बड़े आए थे हमारे साथ मजाक करने, अब देखो कैसे खुद अपनी बेटी के लिए एक दूसरे को घूर रहे हैं। उन दोनों के बातों से सब सहमत थे और मुस्कुरा भी रहे थे। पर वही सुकेत जी और आरती जी की दिल में मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो ऐसा लग रहा था। दोनों अपनी आंखों की नमी को छुपा रहे थे। आज उनकी बेटी के लिए ये सब लड़ रहे थे, पर उन्होंने तो अपनी बेटी को अपनाने से ही मन कर दिया था। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आज उनकी बेटी पर कोई और हक जाता रहा है। पर गलती तो उनकी ही थी, जिस वजह से उनकी बेटी उनसे इतनी दूर हो गई थी, तो वो किसी और को भला क्या दोष दे। अनुपम जी हंसते हुए एक प्राउड भरी स्माइल के साथ बोले, अरे मैंने कब मन किया कि ईशानी तुम दोनों की बेटी नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी बच्ची सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है, इसलिए तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो मुझसे मिली थी। अनुपम जी की ये बात सुनकर निखिल जी और राजेंद्र जी का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें पता था कि ये अनुपम जरूर जबरदस्ती इमोशनली ब्लैकमेल करके उनकी बच्ची को अपने घर ले गया होगा। फिर भी दोनों को जलन तो हो रही थी, आखिरकार उनकी प्यारी बेटी उन्हें छोड़ पहले अनुपम के घर जो गई थी। वहीं उन दोनों की जलन और गुस्से से भरा चेहरा देखकर अनुपम जी सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराते हुए उनकी जले पर नमक छिड़कते हुए बोले, मुझे पता है तुम दोनों थोड़े दुखी होंगे, आखिर मेरी बेटी पहले मुझसे मिली, तुमसे नहीं। ऐसे कर भी क्या सकते हैं, मेरी बेटी मुझसे प्यार जो इतना करती है। अनुपम जी की ऐसी चिढ़ाने वाली बातें सुनकर निखिल जी और राजेंद्र जी का चेहरा और भी काला पड़ गया। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मेरी बेटी सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती है। मेरी बेटी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। जरूर तुमने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा तुझा मिलने के लिए और घर जाने के लिए, निखिल जी चिढ़ते हुए बोले। राजेंद्र जी भी उनकी बातों से सहमत होते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, जरूर तुमने ही मेरी बच्ची को जबरदस्ती मिलने के लिए ब्लैकमेल किया होगा है। उन दोनों की बातें सुनकर अनुपम जी ने अपना मुंह बना लिया। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है इनकी मानने या ना मानने से, अंदर ही अंदर तो दोनों जल रहे हैं ना, बस इतना काफी है। सब बातें कर ही रहे थे तभी सीढ़ियों से कदम की आवाज आने लगी तो सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ चली गई। सीढ़ियों से नंदिनी, अनुजा, ऋतिका और ईशानी नीचे आ रहे थे। चारों इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ईशानी रेड कॉलर के अनारकली में इस वक्त कहर ढा रही थी। हल्का सा मेकअप, माथे पे बिंदी, कानों में छोटे छोटे झुमके और खुले बालों में वो इस वक्त हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं अभिक की नजरें तो जैसे मानो अनुजा पर ही टिक गई थी। अनुजा एक ग्रीन कलर की चूड़ीदार, हल्का मेकअप और बालों का जुड़ा बना हुआ था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो आज खुद को रोक नहीं पा रहा था। ऐसे भी बहुत पहले से ही वो अनुजा को पसंद करता था। पर वेद उसका दोस्त था, उनकी फैमिली में भी सालों से दोस्ती थी, इसलिए वो डर रहा था कि कहीं अगर अनुजा से अपना प्यार का इजहार करे तो बाद में जब सबको इस बारे में पता चलेगा तब कहीं दोनों परिवार के बीच जो दोस्ती सालों से कायम है कहीं टूट ना जाए। उसे लगता था उसके इस एक तरफा प्यार के बारे में किसी को पता नहीं होगा, पर असल में तो ऋतिका, अनुजा और वेद तीनों को ही अच्छे से पता था कि अभिक अनुजा को पसंद करता है। अनुजा भी अभिक को बहुत पसंद करती थी, पर वो बस ये चाहती थी कि अभिक उसे खुद प्रपोज करे और बोले कि वो उसे पसंद करता है, पर तक हुआ नहीं, जिस वजह से वो थोड़ी परेशान थी। अनुजा की नजरें भी अभिक पर टिकी हुई थी। अभिक इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली तो दोनों एक दूसरे में खो गए और बात ऋतिका, वेद और काव्या भी नोटिस कर रहे थे।
तभी सुनिधि जी की आवाज़ से दोनों होश में आए और फिर दोनों ने ही एक दूसरे पर से अपनी नज़रें हटा लिया। सुनिधि जी उठकर ईशानी के पास चली गई और उसकी माथे को चूमते हुए बोली, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी, किसी की भी बुरी नज़र मेरी बच्ची को न लगे। उनकी बातें सुनकर ईशानी की फेस पर स्माइल आ गई। ईशानी ने मम्मी बोलकर सुनिधि जी के पैर छू लिया, तो सुनिधि उसे रोकते हुए बोली, बेटियां पैर नहीं छूती और मेरी बेटी तो मेरे लिए सिर का ताज है। ये कहकर उन्होंने ईशानी को अपने गले से लगा लिया। ईशानी उन्हें देखकर एक प्यारी सी स्माइल की। तभी पूर्णिमा जी उनके पास आकर अपनी मुंह फूला कर बोली, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम्हें सिर्फ अपनी एक मम्मी की याद है? उनकी बच्चों जैसी शिकायतें देख और उन्हें मुंह फुलाए हुए देख ईशानी की फेस पर स्माइल आ गई। ईशानी ने उन्हें भी हक कर लिया और बोली, बिल्कुल नहीं मम्मा, मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ। ईशानी की प्यार भरी बातें सुनकर तो जैसे पूर्णिमा जी का गुस्सा एक पल में शांत हो गया। वो ईशानी की सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, मुझे पता था मेरी बच्ची मुझे ज्यादा प्यार करती है। वहीं उनका ये प्यार भरा पल सब देख रहे थे। सब खुश थे सिर्फ मेहरा फैमिली को छोड़कर। सुकेत जी और आरती जी की आंखें नम थी। आरती जी को बहुत बुरा लग रहा था ये देखकर कि उनकी बेटी आज उनके सामने ही किसी और को मम्मा बुला रही है, जबकि यह हक उनका था। आरती जी की नाम आंखें सुकेत जी भी नोटिस कर रहे थे, पर वो कर भी क्या सकते थे। ईशानी को खुद से नफरत करने की और दूर जाने की वजह तो खुद उन सब ने दिया, तो अब वो किस हक से सबके सामने बोले कि ईशानी सिर्फ उनकी बेटी है। सुकेत जी ने आरती जी की कंधे पर हाथ रखा तो आरती जी ने अपनी भरी हुई आंखों से उनकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हो मुझसे अब और देखा नहीं जा रहा है। सुकेत जी ने इशारों से ही शांत रहने को बोला, तो आरती जी ने मन मारकर अपनी आंखों की नमी को छुपा लिया और अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल सजा लिया। नीलिमा जी आगे आकर ईशानी को साइड से हक करके बोली, आप सब इस वक्त मेरी बच्ची को परेशान मत कीजिए, हम सब बाद में डिसाइड कर लेंगे कि मेरी बच्ची सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है। ईशानी ने एक स्माइल के साथ नीलिमा जी को हक कर लिया और बोली, आप बिल्कुल सही है मम्मा। उनकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। तभी राजेंद्र जी अपना मुंह फूला कर बोले, हाँ आपकी माँ आपको जो कहे वो सब सही है और हम सब गलत, आपको अपने डैड की कोई फिक्र हो नहीं है। राजेंद्र जी की बातों से निखिल जी और अनुपम जी भी सहमत थे। अनुपम जी अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए बोले, बिल्कुल तुम हमें प्यार हो नहीं करती हो तो इसमें गलत क्या है? अगर हमारी गुड़िया आप सबसे ज्यादा हमसे प्यार करती है तो आखिरकार हम उनकी माँ है, तो वो तो हम सबसे आपसे ज्यादा प्यार करेगी ही ना, पूर्णिमा जी ने मुंह बनाते हुए बोली। पूर्णिमा जी की बात सुनकर सब ने अपना गर्दन हाँ में हिला दिया। नीलिमा जी और सुनिधि जी भी उनकी बातों से सहमत थे। उनकी बात सुनकर अनुपम जी, निखिल जी और राजेंद्र जी तीनों का मुंह बन गया। तभी एक रौबदार आवाज आई, गलत, बिल्कुल गलत, मेरी पोती सबसे ज्यादा प्यार तो मुझसे ही करती है, अभिनाश जी ने बड़े रौबदार अंदाज में बोला। ईशानी ने आपने अभिनाश दादाजी को देख उनके पास ही उसके देवेंद्र दादाजी भी मुंह फुलाकर खड़े हुए थे। ईशानी को आपने तरफ देखता पा, पर वो ईशानी को देखकर एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोले, मैंने सही कहा ना, मेरी पोती सबसे ज्यादा प्यार तो मुझसे ही करती है ना। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी मुंह बनाकर बोले, वो अपने मुंह देखो कैसे मियाँ मिठू बन रहा है। क्या मेरी प्यारी पोती ने तुझसे कहा कि वो सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करती है? नहीं ना, तो फिर तू बूढ़ा इतना और क्यों रहा है? फिर आपने सीना चौड़ा करके गर्व से ईशानी को देखते हुए स्माइल करते हुए बोले, मेरी पोती सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है अपने प्यारे दादू से। उनकी बातें सुनकर अविनाश जी गुस्से से बोले, तूने फिर से मुझे बुरा कहा? बुरा तो तू है, मैं तो आज भी जंग में आतंकवादियों की लाशों की ढेर लगा सकता हूँ, मेरी हड्डियों में आज भी इतना दम है, वो तो तू है जिसकी हड्डियों में जंग लग गया है। सब उनकी इस लड़ाई को मजे से देख रहे थे। रितिका ने अनुजा से बोला, यार देखना दोनों कैसे ईशानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जैसे ये कोई जंग का मैदान हो। हाँ, ये तो पहले भी ऐसे ही लड़ाई करते थे, पर जो भी कहो दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर बहुत मजा आ रहा है, अनुजा ने हंसते हुए बोली। वहीं अभिक, रुद्र और वेद जो उनके पास खड़े थे उन्हें भी दोनों की बातें सुनकर हंसी आ रही थी। तभी देवकी जी थोड़े गुस्से में बोली, बस कीजिए आप दोनों, आज मेरी पोती के लिए कितना बड़ा दिन है और आप दोनों इस तरह से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। इतना कहकर वो सोफे से उठकर ईशानी की तरफ बढ़ गई। देवेंद्र जी चुप हो गए और अपनी आंखें छोटी करके अविनाश जी को देखने लगे और धीरे से बोले, इस आदमी की वजह से उसका इंप्रेशन खराब हुआ। वहीं अपनी बीवी की डांट सुनकर अविनाश जी चुप हो गया। उनके मुंह से आपने किए कुत्ते बिल्ली सुनकर वो नाराजगी से उन्हें देखने लगे, पर देवकी जी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो अब तक ईशानी के पास पहुंच गए थे। ईशानी ने उनकी पैर छू लिए तो देवकी जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। उन्होंने ईशानी को बहुत मिस किया था। ईशानी ने भी उन्हें हक कर लिया। फिर वो देवेंद्र जी और अविनाश जी के पैर छू लिए। सब वहीं बैठकर बात करने लगे। अभिक,
रुद्र और वेद ने तो ईशानी को घेर लिया था। ईशानी को उन सब से इतने प्यार से बात करते हुए देखकर समीर, दर्शित, रेहान और अयान को बहुत जलन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस वक्त प्रिया को ही आ रहा था। वो इतना सज धज के आई थी पर तीनों लड़कों में से कोई भी उसकी तरफ एक नज़र उठाकर देख भी नहीं रहा था। वही सब ईशानी के आसपास ही मंडरा रहे थे। प्रिया ने गुस्से में आपने मुठिया कस ली। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उन तीनों लड़कों का ध्यान उसकी तरफ आ जाए पर वो तो प्रिया को एक नज़र उठाकर देखने की भी जहमत नहीं उठा रहे थे। देवेंद्र जी और अविनाश जी रविकांत जी से बात कर रहे थे। वही देवकी जी भी प्रभा जी से बात कर रहे थे। ऋतिका, नंदिनी, काव्या, अनुजा भी वहीं बैठकर अपने भाई और ईशानी से बात कर रहे थे। वही थोड़ी देर बाद मेंशन के थोड़े दूर ग्राउंड पर एक जैक लैंड हुआ जिसकी आवाज़ मेंशन तक आ रही थी। उसमें से सहाय फैमिली बाहर आई। वही मेंशन में देवेंद्र जी आपने फ़ोन में आए मैसेज देखकर बोले, ये लो आ गया ये बूढ़ा, अब खुद को सबसे महान दिखाएगा। अविनाश ने उन्हें देखा तो दोनों ने इशारों से कुछ बात किया। फिर दोनों ने ईशानी के पास से अभिक और रुद्र को हटाकर खुद ईशानी के अगल बगल में बैठ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था पर ईशानी सब समझ रही थी। वहीं अभिक और रुद्र तो अब भी हैरान थे कि दोनों दादाजी ने उन्हें ऐसे अपनी बहन के पास से क्यों उठा दिया। दोनों नाराजगी से अविनाश जी और देवेंद्र जी को देख रहे थे पर उनका इस तरह से घूरने से अविनाश जी और देवेंद्र जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तभी बटलर आकर बोला, सर वो सहाय फैमिली आ गए हैं। इतना बोल कर वो फिर वही खड़ा हो गया। बटलर को आज फिर से सदमा लगा था इतने बड़े बाद फैमिलीज को यहाँ देखकर। वही गार्ड्स और सर्वेंट्स भी आज बहुत हैरान थे इंडिया के इतने बड़े बाद लोगों को देखकर। वो बार बार उन्हें सर्व कर रहे थे पर उनकी नजरें तो सब पर जयस्टिक सी गई थी। तभी 5 लोग अंदर आए। उन्हें देखकर सर्वेंट हैरान थे। आखिर इंडिया की प्रेसिडेंट विश्वम्भर सहाय और उनके बेटे एजुकेशन मिनिस्टर दैनिक सहाय को भला कौन नहीं जानता है। उन सब ने उन्हें टीवी पर देखा था पर आज वो उन सबको अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। आज उनका ईशानी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। आखिरकार ईशानी की वजह से ही तो यहाँ आज इतने बड़े बड़े शख्सियत एक जगह पर थे। वही कुछ पुराने सर्वेंट थे जो प्रिया को ही इस घर की प्रिंसेस समझते थे जिस वजह से वो ईशानी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। पर आज ईशानी की बैकग्राउंड देखकर उन्हें डर लग रहा था पर उन्हें खुशी भी थी कि उन्होंने कभी ईशानी को परेशान नहीं किया था। विश्वम्भर जी आपने हमेशा की कोल्ड ऑरा के साथ अंदर आ रहे थे। उनके साथ सीता जी भी अंदर आ रहे थे। दैनिक जी और रीता जी के साथ ध्रुव भी अंदर आ रहा था। वो अपनी नज़रों से ईशानी को ढूंढ रहा था। वही विश्वभर जी की नज़र जैसे ही ईशानी पर गई तो उनका कोल्ड ऑरा जैसे गायब ही हो गया। उनकी होंठों पर अपनी प्यारी पोती को देखकर एक स्माइल आ गया। पर जैसे ही ईशानी के एक साइड पर उसकी बात पकड़कर मुस्कुराते हुए बैठे देवेंद्र जी और अविनाश जी पर गई तो उनका चेहरा काला पड़ गया। सुकेत जी, आरती जी ने उन्हें वेलकम किया। रविकांत जी और प्रभा जी को भी दैनिक जी और बाकी सबने ग्रीट किया क्योंकि उन्हें वो ईशानी के दादाजी और दादी माँ थे। वहीं विश्वम्भर जी अब भी गुस्से से अविनाश जी और देवेंद्र जी को घूर रहे थे। ये बात सब नोटिस कर रहे थे पर देवेंद्र जी और अविनाश जी ने तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो तो यही चाहते थे कि विश्वम्भर जी को जलन हो ताकि उसे भी पता चले जब वो ईशानी दिल्ली में रहती थी और ये बूढ़ा उन्हें ये बताकर जलाया करता था कि कैसे वो ईशानी के कितना करीब है, कैसे उनकी पोती सिर्फ उसे ही प्यार करती है, तो उन्हें कितना जलन होता होगा। आज वो दोनों भी ऐसे ही विश्वम्भर जी को जलाना चाहते थे। ईशानी भी आपने दोनों दादाजी की चालाकी समझ रही थी कि दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे थे। उसे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। वही बाकी सब भी अब समझ गए थे दोनों ने सबको उठाकर ईशानी के पास क्यों बैठे हुए थे। जरूर उन्हें पहले से ही पता चल गया होगा कि विश्वम्भर जी आ गए हैं और अविनाश जी और देवेंद्र जी ये दोनों सिर्फ उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे हैं। वही प्रिया ध्रुव को देखकर उसके तरफ आपने हाथ बढ़ा दिया ग्रीट करने के लिए और थोड़ी शर्माते हुए बोली, हेलो ध्रुव जी। उसके होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। अगर कोई और उसे इस वक्त देखता तो जरूर प्रिया उसे बहुत मासूम और प्यारी लगती। प्रिया को विश्वास था कि एटलीस्ट ध्रुव तो उसे इग्नोर नहीं करेगा पर उसके सपने से उलट ध्रुव ने सबके सामने ही उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया और रुद्र, वेद और अभिक की तरफ चला गया। सबकी नजरें इस वक्त प्रिया और ध्रुव पर ही थी जिस वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने अपने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। तभी रीता जी रिया की तरफ देखकर बोली, तुम बुरा मत मानो, मेरे ध्रुव को अनजान लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तुम कौन हो? उनकी बात सुनकर प्रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, लगता है इन्हें इम्प्रेस करने का मेरे पास एक मौका है। अगर ये इम्प्रेस हो गए तो धीरे धीरे मैं ध्रुव को भी इम्प्रेस कर ही दूंगी। इतना सोचकर उसने एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए बोली,
कोई बात नहीं आंटी, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर बोली, मैं प्रिया हूँ एक। ये नाम सुनते ही रीता जी का चेहरा काला पड़ गया। क्या ये मेहरा फैमिली की वही बेटी नहीं है जिसने उनकी प्यारी बेटी ईशानी को बहुत परेशान किया था जब वो यहाँ थी? उन्होंने प्रिया को देखा नहीं था पर उन्हें प्रिया पर बहुत गुस्सा आता था। उन्हें तो प्रिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने नॉर्मली उसे देखते हुए बोली, ओह अच्छा, तो तुम प्रिया हो जो हॉस्पिटल में मेरी बेटी ईशानी के साथ बदल गई थी और इस घर में आ गई थी। इतना कहकर वो बाकी सबकी तरफ देखने लगी। वहीं उनकी बातें बस सुनकर तो प्रिया की मुंह उतर गया। उसे उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। जब भी कोई ये बोलता कि वो इस घर की असली बेटी नहीं है, हॉस्पिटल में बदल गई थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। प्रिया की आंखों में आंसू भर गई। वो अपने आंसू भरी आंखों से अपने मॉम, डैड और भाइयों की तरफ देखने लगी, पर उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि वो उसकी सपोर्ट में कुछ कहेंगे। ये देखकर तो प्रिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आरती जी को रीता जी की बातों का थोड़ा बुरा तो लगा पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने सच ही कहा था। ये सच ही तो था कि प्रिया ईशानी के बदले हॉस्पिटल से इस घर में आ गई थी। समीर और दर्शित को तो उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही उन्होंने बुरा माना। उन्हें तो बस ईशानी के साथ ध्रुव, रुद्र, वेद और अभिक को इतने प्यार से खुद की भाई बहन की तरह प्यार से बात करते देख बुरा लग रहा था। वो चाहते थे कि ईशानी उनसे भी ऐसे ही बात करे, उनके साथ स्माइल करे और उन्हें भी भाई बोले, पर ये सब सिर्फ वो सोच सकते थे। यही हाल रेहान और अयान का भी था। उन दोनों को भी ईशानी के साथ उन सब को देख बुरा लग रहा था और जलन भी हो रही थी। प्रिया अपनी आंखों में आंसू लाते हुए मासूमियत से रीता जी की तरफ देखकर बोली, जी आंटी, मैं ही प्रिया हूँ और ये सच है कि मैं गलती से ईशानी की जगह आ गई थी। मेरी वजह से ही ईशानी फैमिली से इतने साल दूर रही और शायद इसी वजह से ईशानी सबसे गुस्सा है। उसकी ये नाटक और झूठी मासूमियत देखकर अगर कोई और होता तो जरूर पिघल जाता, पर रीता जी और बाकी सबको उसकी इस नाटक पता चल गई थी, इसलिए उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी बातों से किसी को कुछ भी फर्क ना पड़ते देख प्रिया का मुंह काला पड़ गया। तभी समीर गुस्से से प्रिया को देखते हुए बोला, प्रिया, ये सब बातें करने की जगह नहीं है, ये जाओ चुपचाप बैठो। आपने भाई की बातें सुनकर ना चाहते हुए भी प्रिया को फिर से आरती जी के पास जाकर चुपचाप बैठना पड़ा। पर प्रिया के दिल में अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा ईशानी पर ही आ रहा था। विश्वम्भर जी, देवेंद्र जी और अविनाश जी के सामने जाकर खड़े हो गए और गुस्से से उन्हें घूरने लगे। उन्हें अच्छे से पता था कि ये दोनों बूढ़े उसे चिढ़ाकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अविनाश जी और देवेंद्र जी अच्छे से जानते थे कि विश्वम्भर जी इस वक्त उन दोनों को गुस्से से घूर रहे हैं, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे उन्होंने विश्वम्भर जी को देखा ही ना हो। ईशानी छह कर भी वहां से उठ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज वो अपने तीनों दादाजी के बीच फंस कर ही रह जाएगी। विश्वम्भर जी ने जब देखा कि कैसे देवेंद्र जी और अविनाश जी अभी भी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो वो गुस्से से बोले, तुम दोनों बूढ़े अभी भी ऐसे ही बैठे हुए हो, उठो जल्दी से, हाथ हटाओ मेरी पोती के ऊपर से, दूर हटो मेरी पोती से। विश्वम्भर जी इतना कहकर ईशानी के हाथ को उन दोनों से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी मुंह बनाकर बोले, तुम्हारी पोती है का क्या मतलब है? वो मेरी भी पोती है, मैं चाहूँ उसके पास बैठूं या मेरी पोती की हाथ पकूं, उससे तुम्हें क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें हमारी पोती से दूर रहने को कहने वाले तुम कौन हो? एक तो बूढ़े हो गए हो, फिर भी इतनी तेवर, और ऊपर से हमें ही बूढ़ा कह रहे हो। शकल देखा है अपनी, झुर्रियां आ गई है। उनकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। वहीं विश्वम्भर जी गुस्से से उन दोनों को घूरने लगे। ये दोनों अब उसे बूढ़े कहेंगे? आज भी वो इस पूरे देश को संभाल रहे हैं। उनके एक स्टेटमेंट पर सत्ता पलट सकता है और ये दोनों उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। विश्वम्भर जी रौबदार अंदाज में बोले, तुम दोनों से ज्यादा मेरी पोती मुझसे प्यार करती है। वो तुम सबसे ज्यादा मेरे करीब रही है। तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, मेरी पोती हमेशा मेरी तरफ ही रहेगी। क्यों, मैंने सही कहा ना मेरी प्यारी ईशु? विश्वम्भर जी ने ईशानी को देखते हुए बोला। वो इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे जो अपनी मम्मी को अपने दोस्तों के सामने खुद की तारीफ करने को बोल रही हो। उनकी इस प्लेडिंग नजरों को देखकर तो ईशानी को भी हंसी आ रही थी। ईशानी को विश्वम्भर जी आंखों ही आंखों में ये बोल रहे थे कि वो सबके सामने ये बोले कि वो सबसे ज्यादा प्यार आपने विश्वम्भर दादाजी से ही करती है। ईशानी इस वक्त चारों ओर फंस गई थी, क्योंकि अविनाश जी और देवेंद्र जी भी ईशानी को देख रहे थे, जैसे अगर ईशानी ने गलती से भी ये कह दिया कि वो उन दोनों से ज्यादा विश्वम्भर दादाजी से प्यार करती है तो उनका दिल ही टूट जाएगा। ईशानी ये सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी सीता जी आगे आकर ईशानी को देखते हुए बोली, तुम सब छोड़ो, मेरी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? उसे आज के दिन भी तुम लोगों को लड़ाई ही करनी है क्या?
इतना कहकर उन्होंने ईशानी के सिर पर हाथ फेरा। ईशानी को अब जाकर राहत मिली कि दादी माँ ने उसे बचा लिया। ईशानी अपनी जगह से उठी और दादी माँ के गले लग गई। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम यहाँ ठीक तो हो ना? यहाँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बताओ। उनकी बात सुनकर और उनकी फिक्र देखकर ईशानी ने स्माइल करते हुए बोली, नहीं दादी माँ, मुझे भला क्या ही परेशानी हो सकती है, और ऐसा कौन है जो आपकी पोती को परेशान कर सकता है? उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। वहीं सुकेत जी, आरती जी और समीर के साथ तीनों भाई ये सब देख रहे थे कि कैसे ईशानी की हमेशा का रहने वाला कोल्ड और इन सब के सामने गायब हो गया है, कैसे वो सबसे अच्छे से बात कर रही है। ये सब देखकर उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि ईशानी उनके साथ तो कभी ऐसे बात नहीं करती। तभी विश्वम्भर जी मुंह फूला कर बोले, तुम अपने दादाजी को भूल गए? तुम्हें आए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम इतने दिन में हमें भूल गई। उनकी बातें सुन और उन्हें बच्चों जैसा मुंह बनाते देख ईशानी की चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं देवेंद्र जी और अभिनाश जी का मुंह बन गया। अभिनाश जी मुंह बनाकर बोले, नौटंकी कहीं का। विश्वम्भर जी ने ईशानी को गले लगा लिया तो ईशानी ने भी उन्हें गले लगा लिया। विश्वम्भर जी अपनी तिरछी नजरों से अभिनाश जी और देवेंद्र जी को देख रहे थे जैसे उन्हें चिढ़ा रहे हो। ये बात तो अभिनाश जी और देवेंद्र जी भी समझ रहे थे कि ये बूढ़ा उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनका तो फिर से मुंह बिगड़ गया। तभी हॉल में 4 लोगों की एंट्री हुई। सबने उस तरफ देखा तो सुकेत जी, आरती जी और बाकी मेहरा फैमिली चौंक गई। वहीं प्रिया का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि ये चारों कोई और नहीं बल्कि राकेश महाजन, मोहिनी महाजन, राहुल महाजन और रोमिका महाजन थे। प्रिया ने तो प्लान किया था कि आज वो इन बड़े बड़े फैमिली की लड़कों में से किसी को जरूर अपने प्यार के जाल में फंसाएगी। उसके बाद राहुल को वो आराम से अपनी जिंदगी से निकल सकती है। पर अब तक तो इन चारों लड़कों में से कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अब ऊपर से राहुल और उसकी फैमिली भी यहाँ आ गई है, तो अब वो कैसे इन लड़कों में से किसी को फंसाएगी? वहीं सुकेत जी, आरती जी और चारों भाई भी परेशान थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी अभी राहुल के फैमिली को नहीं बुलाया था, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महाजन फैमिली इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं। महाजन फैमिली को आया हुआ देखकर रविकांत जी और प्रभा जी ने घूरकर सुकेत जी, आरती जी और प्रिया को देखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जरूर इनमें से किसी ने ही महाजन फैमिली को यहाँ बुलाया होगा, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं महाजन फैमिली भी हैरान थी। वो तो यहाँ ये सोचकर जल्दी आ गए थे ताकि वो ईशानी के साथ अच्छे संबंध बना सके और राहुल कैसे भी करके ईशानी के करीब आ जाए, पर यहाँ तो इतने सारे लोग हैं और भी इस देश के सारे सबसे पावरफुल लोग यहाँ इस वक्त मौजूद है, जिन्हें देखना और जिन लोगों से मिल पाना उनके बस की बात नहीं है। उनकी आंखें तो मानो जम सी गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आज उन्हें इतने बड़े बड़े लोगों को देखने का मौका मिलेगा। अब जब वो आ गए थे तो उन्हें यहाँ से भेज तो नहीं सकते थे ना, इसलिए सुकेत जी ने उन्हें वहाँ बैठने को बोला। राकेश महाजन ने आंखों से ही मोहिनी जी और राहुल को इशारा किया, फिर सबकी तरफ देखकर खुश होकर बोले, हेलो मिस्टर ओल्ड आहूजा, हेलो मिस्टर आहूजा एंड मिसेस आहूजा। फिर विश्वम्भर जी की तरफ देखकर ग्रीट करके बोले, हेलो प्रेसिडेंट सहाय, हेलो मिस्टर सहाय एंड मिसेस सहाय। ऐसे गिर उन्होंने एक एक करके रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली को भी ग्रीट किया। किसी को उनसे कोई मतलब नहीं थी, सबने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। रायजादा फैमिली का तो मुंह ही बन गया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फैमिली पूरी तरह से बेवकूफ़ और लालची है, इसलिए तो इस लड़के ने ईशानी छोड़कर प्रिया से शादी करना चाहता था। और इस बात से वो सब बहुत खुश भी थे कि उनकी बच्ची की शादी ऐसी जाहिल गवार लोगों के घर में तो नहीं होने वाली। अगर पहले से रिश्ता है सोचकर मेहरा फैमिली उनकी फूल जैसी बच्ची को इस गधे के साथ शादी करवाना चाहते तो जरूर वो इस शादी को तोड़ देते। ये लोग तो उनकी बेटी की स्टैंडर्ड ही नहीं थी। राहुल ने भी सबको ग्रीट किया। उसे लग रहा था अगर आज वो इन सब के साथ अच्छा कनेक्शन बना लेगा तो जरूर ये लोग आगे चलकर उसकी बिजनेस में मददगार साबित हो सकते हैं। रोमिका तो आपने सामने इंडिया की सबसे अमीर परिवार की 4 यंग मास्टर को देखकर जैसे खो ही गई थी। आज वो एक साथ सारे हैंडसम बैचलर को देख रही थी। उन्हें देखकर उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि कैसे इन्हें इम्प्रेस करना है। मोहिनी जी की बुलाने से वो होश में आए। मोहिनी जी भी अपनी बेटी को देखकर समझ गई थी कि वो क्या सोच रही है। ऐसे वो भी यही चाहती कि इनमें से कोई उसकी बेटी को पसंद कर ले। ऐसे भी उसकी बेटी रोमिका खूबसूरत थी और मोहिनी का मानना ये था कि कोई भी लड़का खूबसूरत लड़की को देखकर ज्यादा देर तक खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता। आज नहीं तो कल वो लड़की की खूबसूरती में पिघल ही जाता है, बस उसे अपनी मुट्ठी में करने की जरूरत है। मोहिनी रोमिका को आपने आगे लाकर बोली, रोमी बेटा तुम खड़ी क्यों थी, इन सबको ग्रीट करो। आपनी मोम की इशारा रोमिका भी समझ गई। रोमिका अपनी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए सबको पोलाइट वे में ग्रीट किया। सब ने बस बिना किसी इंटरेस्ट में हाँ में सिर हिला दिया।
रोमिका को सबका उसके प्रति ऐसा फीका बिहेवियर देखकर अच्छा नहीं लगा। फिर भी वो अपने चेहरे पर उसी स्माइल को बरकरार रखते हुए रुद्र की तरफ देख बोल, हेलो मिस्टर रायजादा। उसे पूरा यकीन था कि रुद्र उसकी खूबसूरती को देखकर उसके साथ बात जरूर करेगा, पर रुद्र ने तो फॉर्मेलिटीज के लिए भी रोमिका को एक बार के लिए भी ग्रीट नहीं किया। उसका ऐसा एरोगेंट नेचर से रोमिका और भी डिसपॉइंट हो गई। उसे खुद की इंसल्ट फील हो रहा था। मोहिनी महाजन और राकेश महाजन को भी ये अच्छा नहीं लगा। वो तो चाहते थे इनमें से कोई रोमिका को पसंद कर ले ताकि उन्हें फायदा हो, पर वो कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने ने पहले ही सुना था कि रुद्र रायजादा बहुत रूड और एरोगेंट इंसान है, और वो जानते थे कि रुद्र रायजादा को कुछ बोलने की औकात उनकी नहीं थी। रोमिका ने वेद, अभिक और ध्रुव को भी ग्रीट किया, पर उन तीनों ने भी उसे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो कोई कचरा हो। रोमिका को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो अपने मोम डैड के साथ जाकर दूसरे सोफे पर बैठ गई। पर अब भी उसकी नज़र चारों लड़कों पर ही थी। आज तक किसी ने भी उसे ऐसे इग्नोर नहीं किया था, खास करके लड़के तो बिल्कुल नहीं। वो महाजन फैमिली की इकलौती बेटी थी, जिस वजह से लड़के उसके आसपास मंडराते रहते थे। वो बहुत खूबसूरत भी थी, जिस वजह से उसे बहुत घमंड था कि कोई भी लड़का उसके प्यार में पड़ सकता है। पर आज उसकी ये घमंड जैसे टूट रही थी, क्योंकि इन चारों रिच बैचलर में से कोई भी उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा था। राकेश जी उनकी तरफ देखकर बात शुरू करने की अंदाज में बोले, आप सब आज यहाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज हम यहाँ आप सबसे मिलने का मौका मिलेगा। फिर राहुल की तरफ देखकर बोले, और ये मेरा बेटा है राहुल, बहुत काबिल है, इंटेलिजेंट भी। 2 साल पहले ही उसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, अब तो पूरा बिजनेस ज्यादातर यही संभालता है। इतना कहकर उन्होंने राहुल को कुछ इशारा किया। उनका इशारा समझकर राहुल एक पोलाइट स्माइल करते हुए बोला, मैं तो आप सबको बहुत एडमायर करता हूँ। अगर फ्यूचर में मौका मिला तो मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। उसकी बातों से साफ मतलब था कि वो इन पावरफुल फैमिली के साथ बिजनेस करना चाहता है। राहुल की बात सुनकर निखिल जी इंसल्टिंग टोन में बोले, पर मुझे नहीं लगता कि हमें साथ काम करने का मौका मिलेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन हाई रहती है, और मुझे नहीं लगता कि आपकी महाजन फैमिली की छोटी बिजनेस हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएगा। उनकी इंसल्टिंग बात सुनकर महाजन फैमिली में सबका मुंह काला पड़ गया। उन्हें लगा नहीं था कि निखिल सहगल सबके सामने ऐसे उनकी इंसल्ट करेंगे। वही वक्त सबको पता था कि महाजन फैमिली की नाम सुनकर जरूर निखिल जी गुस्सा हो गए होंगे, क्योंकि उन सबको पता था कि महाजन फैमिली भी अच्छा नहीं है। ये फैमिली भी जब ईशानी यहाँ थी तब उसे बहुत परेशान किया था, इसलिए ये तो जाहिर सी बात है कि सबको गुस्सा आएगा। आखिरकार ईशानी उनकी प्यारी बेटी जो थी। राजेंद्र जी बात घुमाते हुए बोले, ऐसे हम यहाँ आज हमारी बेटी की जन्मदिन की पूजा में आए हैं, इसलिए आज यहाँ कोई बिजनेस और दूसरी बात नहीं होगी। फिर अविनाश जी की तरफ देखकर बोले, अंकल आप जरा महापंडित जी को फोन करके पूछिए वो कब तक यहाँ पहुँच रहे हैं। महाजन फैमिली भी चुप होकर बैठ गई। अगर उन्हें पहले से पता होता कि ईशानी इतनी इन्फ्लुएंस रखती है कि इंडिया की सारी पावरफुल फैमिली उसकी सिर्फ जन्मदिन की पूजा में आ जाएंगे, तो वो पास में कभी भी ईशानी को परेशान नहीं करते और न ही वो प्रिया को चुनते। वही प्रिया तो बस गुस्से में बैठी हुई थी। उसे पता नहीं था कि राहुल और उसकी फैमिली भी आज यहाँ आ जाएगी। अब वो अपना प्लान कैसे पूरा करेगी। वो ये भी समझ रही थी कि राहुल उसके ज्यादा काम नहीं आएगा। इन चारों फैमिली के आगे तो राहुल की फैमिली चींटी बराबर भी नहीं थी। अविनाश जी ने फोन पर बात कर लिया और बोले, वो बस अभी 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तभी नंदिनी ईशानी के पास आकर बोली, सब आ गए पर अब तक जीजू और उनकी फैमिली नहीं आए। उसकी बात सुनकर ईशानी ने अपने फोन को देखा तो मोक्ष की तरफ से मैसेज था, वो बस 5 मिनट बाद पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतना कहकर ईशानी फिर से विश्वंभर जी से बात करने लगी। वहीं ईशानी बात को सिर्फ नंदिनी ही नहीं बल्कि बाकी सभी ने भी सुन लिया था। रितिका बोली, क्या जीजू आने वाले हैं? इस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं पता। रितिका ने सबको देखा जो बिल्कुल चुप थे, जैसे वो ये सब पहले से ही जानते हो। ये देखकर रितिका गुस्से से उन सबको घूरने लगी। काव्या उसे और चिढ़ाते हुए बोली, कोई भी तुझे बताना नहीं चाहता है, देखा सबको पता था सिर्फ तुम्हें छोड़कर। उसकी बातें सुन रितिका और भी गुस्सा हो गई। उसने बच्चों की तरह अपना मुंह फुला लिया। रुद्र उसे डांटते हुए बोला, तुम उसे क्यों चिढ़ा रहे हो? विश्वंभर जी और देवेंद्र जी के बीच तो आंखों ही आंखों में कोल्ड वॉर चल रहा था और बाकी सब उन्हें देख रहे थे। तभी अविनाश जी हंसते हुए बोले, तुम दोनों बूढ़े चाहे कुछ भी कर लो, मेरी पोती मेरे लेगेसी को ही संभालेगी। उनकी बात सुनकर दोनों एक दूसरे को छोड़कर अविनाश जी को घूरने लगे। बिल्कुल नहीं, मेरी पोती पॉलिटिक्स में आएगी, मेरी पोती बिजनेस में मेरे लिगेसी संभालेगी। देवेंद्र जी और विश्वंभर जी दोनों ने एक साथ कहा। सारे परिवार वाले हैरानी से उन्हें देख रहे थे। चारों फैमिली के लोग चुप थे और बेबसी में अपना सिर हिला रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी।
ये तीनों हमेशा ऐसे ही लड़ते थे कि ईशानी किसकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगी। पर मेहरा फैमिली और महाजन फैमिली तो सदमे में चली गई थी। प्रिया तो जलन और गुस्से की मिले जुले भाव से ये सब देख रही थी। रविकांत जी भी थोड़े शौक थे। उन्हें लगा नहीं था कि ये तीनों एल्डर उनकी पोती को अपना लेगेसी सौंपना चाहते हैं। सुकेत जी और आरती जी भी हैरान थे, क्या ये इतने बड़े बड़े फैमिली की एल्डर चाहते हैं कि ईशानी ही उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। समीर, दर्शित, रेहान और अयान भी शौक होकर सब कुछ देख रहे थे। ईशानी को सब कुछ सौंपना ये कोई छोटी बात नहीं थी। सब समझ रहे थे कि ये चारों फैमिली ईशानी से कितना प्यार करते हैं। महाजन फैमिली में भी सब हैरान थे। ये सभी बड़े बड़े फैमिली ईशानी को अपना सब कुछ देने को तैयार थे। अब तो उन्हें और भी पछतावा हो रहा था कि काश वो सब ईशानी को ही अपने घर की बहू बनाते, तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, ना कनेक्शन की ना पैसों की। आज उनका रुतबा इतना बढ़ गया होता कि बड़े बड़े फैमिलीज भी उनके आगे झुकते। आप फिर से शुरू मत हो जाए दादाजी, उन तीनों को झगड़ा करते देख ईशानी ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए उन तीनों को घूरते हुए कहा। ईशानी को घूरते हुए देख तीनों चुप हो गए, पर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को अब भी चेतावनी दे रहे थे। ईशानी की एक बार बोलने से तीनों को चुप होता देख सबको हंसी आ रही थी। ध्रुव और रुद्र तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए और जोर जोर से हंसने लगे। मेहरा फैमिली और महाजन फैमिली भी हैरान थे कि कैसे ईशानी की एक बार बोलने से ये तीनों परिवार की हेड चुप हो गए। इसी से पता चलता है कि ये सब ईशानी को कितना मानते हैं। अगर ईशानी की जगह की और उन्हें आंखें दिखाता तो शायद ये लोग उसे दुनिया से ही गायब कर देते। उन्हें खुद पर हंसते हुए देख तीनों उन्हें घूरने लगे। देवेंद्र जी उन दोनों की तरफ उंगली पॉइंट करके गुस्से से बोले, ओए तुम दोनों आवारा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हम पर हंसने की। अभिनाश जी और विश्वम्भर जी भी उन दोनों को घूरते हुए देखने लगे। सब बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर बहुत सारी गाड़ियां एक साथ रुकने की आवाज आई। तभी बटलर दौड़ते हुए हॉल में आया और पैनिक करते हुए बोला, सर सर, वो बाहर राजवंश फैमिली आए हैं। बटलर की बात सुनकर सब सदमे में थे। राजवंश फैमिली यहाँ क्यों आए हैं? क्या वो भी ईशानी की जन्मदिन की पूजा में आए हैं? सबके दिमाग में बस यही एक बात चल रही थी। सब बस एक ही बात सोच रहे थे। वहीं आरती जी, समीर और दर्शित को तो याद आ रहा था, मॉल में ईशानी के साथ आए लड़की भी तो राजवंश फैमिली से थी, तो ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ ईशानी की पूजा के लिए शामिल होने के लिए ही आए हो। प्रिया और महाजन फैमिली भी यही सोच रही थी, क्योंकि उस दिन मॉल में वो भी तो थे जब उस मैनेजर ने बोला था कि वो लड़की राजवंश खानदान से है। प्रिया इस वक्त मन ही मन एक्साइटेड हो रही थी और सोच रही थी अगर वो लड़की राजवंश खानदान से है, इसका मतलब उसके पास चांस है कि वो इंडिया की द मोस्ट हैंडसम बैचलर मोक्ष राजवंश की नज़रों में आ सके। अगर मोक्ष एक बार उससे इम्प्रेस हो गया तो सब कुछ उसकी कदमों में होगा। वही बाकी सब उठकर खड़े हो गए। राजवंश फैमिली चाहे जिस भी वजह से क्यों ना आए हो, उन्हें उनका वेलकम तो करना ही पड़ेगा। बाकी चारों फैमिली भी खड़े हो गए। विश्वम्भर जी, देवेंद्र जी, अभिनाश जी अब भी बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी पोती ने मोक्ष राजवंश को अपने लिए चुन लिया है। अगर मोक्ष और उसके फैमिली खुद यहाँ आज ना आए होते तो वो तो खुद राजवंश कॉर्पोरेशन में जाकर मोक्ष के साथ बात करना चाहते थे। बाहर से बहुत सारे गार्ड्स आकर एक लाइन में खड़े हो गए। उन गार्ड्स के यूनिफॉर्म और यूनिक स्टाइल में लिखा हुआ आर को देखकर पता चल गया था कि ये सारे गाइस राजवंश फैमिली के पर्सनल गार्ड्स हैं। सारे फैमिली जिन्हें देख रहे थे सुकेत जी आगे चले गए। उन्हें ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर उन्हें पता था जरूर ये लोग ईशानी की वजह से ही यहाँ आए होंगे। तभी राजवंश फैमिली उनके बीच से अंदर आई। सब आंखें फाड़कर उन्हें देख रहे थे। राजवंश फैमिली एशिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक थी, जो पूरी बिजनेस वर्ल्ड पर राज करती थी। मोक्ष अपने एरोगेंट और डेंजरस ऑरा के साथ बिना किसी भाव के अंदर आ रहा था। उसके साथ नरेंद्र जी और अखिलेश जी भी आ रहे थे। उनके साइड में कनक जी और कल्पना जी आ रहे थे और उनके पीछे दक्ष और नव्या आ रहे थे। नरेंद्र राजवंश को भी यहाँ आया हुआ देखकर सब ज्यादा ही शौक में थे। कुछ सालों से नरेंद्र जी ने अपना सारा बिजनेस अपने पोते मोक्ष और अखिलेश जी को सौंप दिया था। उसके बाद वो ज्यादातर पब्लिक अपीयरेंस से दूर ही रहते थे। फिर भी आज वो यहाँ थे। आज भी उनकी रौबदार पर्सनैलिटी पहले जैसी थी। सुकेत जी ने उन सबको पोलाइट स्माइल के साथ ग्रीट किया और उन्हें हॉल में ले आए। बाकी सब ने भी उन्हें ग्रीट किया और सबको बैठने के लिए बोले। वही प्रिया तो बस मोक्ष को देखे जा रही थी। उसने बहुत बार मैगजीन में मोक्ष को देखा था, पर रियल में तो मोक्ष फोटो से 1000 गुना ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। रोमिका की भी यही हाल था, वो भी एकटक मोक्ष को देख रही थी। वहीं हॉल में जैसे ही मोक्ष की नज़र ईशानी पर गई तो वो ईशानी के पास ही चला गया। सबकी नजरें इस वक्त मोक्ष पर ही थी, जो ईशानी की तरफ ही बढ़ रहा था। सुकेत जी और समीर को अब थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ईशानी से कोई गलती तो नहीं हो गई है, जिस वजह से मोक्ष राजवंश यहाँ आए हैं।
पर नव्या को देखकर वो थोड़े रिलैक्स थे, क्योंकि उस दिन नव्या को उन्होंने देखा था ईशानी के साथ। वहीं प्रिया के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उसे लग रहा था जरूर ईशानी ने कोई गलती किया होगा, जिस वजह से मोक्ष उसे सजा देने वाला है। वहीं निखिल जी, अनुपम जी, राजेंद्र जी और दैनिक जी को ईशानी और मोक्ष के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो ईशानी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आने लगे। उससे पहले कि वो ईशानी के पास पहुंच पाते, मोक्ष बिना किसी की तरफ देखे ईशानी के सामने जाकर उसे टाइटली हग कर लिया। मोक्ष का ईशानी को ऐसे सबके सामने गले लगाना सबको हैरत में डाल गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष ने ऐसा क्यों किया। वहीं प्रिया की मुठिया गुस्से से कस गई। उसे इस वक्त बहुत जलन हो रही थी। वो तो सोच रही थी कि मोक्ष ईशानी को सजा देगा, पर यहाँ तो मोक्ष ईशानी को गले लगाए खड़ा है। सबकी नजरें इस वक्त सिर्फ मोक्ष और ईशानी पर ही थी, पर इस बात से मोक्ष को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ईशानी बस चुपचाप खड़ी थी। मोक्ष का सबके सामने गले लगाना उसे थोड़ा शर्म तो आ रही थी, पर वो जानती थी कि उसका हक भी ऐसा ही है। तभी मोक्ष ईशानी की माथे पर प्यार से किस करके बोला, हैप्पी बर्थडे बेबी डॉल। उसकी बातें सुन ईशानी को हंसी आ गई। वो धीरे से मोक्ष के कान में बोली, ये बात तुम कल रात से कम 50 बार कह चुके हो। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष उसकी आंखों में देखकर बोला, तो क्या इतने करीब से तो नहीं बोला है ना। बाकी सब उन दोनों की ये प्यार भरे पल को देख रहे थे। कुछ लोग खुश थे तो कुछ जलन और गुस्से से भर गए थे। कल्पना जी और कनक जी तो उन दोनों की इस प्यार भरे अफेक्शन को देखकर खुश थे। नव्या और दक्ष भी खुशी से चहक रहे थे। वहीं सुकीत जी, आरती जी और चारों भाई तो अभी भी शौक में थे। उन सब ने तो यही सुना था कि मोक्ष एक क्रूएल और रुड इंसान है। उसकी क्रूएलिटी के बारे में तो सबको पता था कि वो अपने दुश्मनों को रातों रात गायब कर देता है। उससे दुश्मनी मोल लेने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं रहा है, पर ईशानी के साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल जेंटल और स्वीट है। प्रिया तो जलन के मारे अपना दांत पीस रही थी। उसने ये भी सुना था कि जो लड़कियां मोक्ष के करीब जाने की कोशिश करती है, मोक्ष उनकी फैमिली को बर्बाद कर देता या तो उस लड़की को गायब करवा देता, तो फिर वो खुद ईशानी के इतने करीब क्यों है। महाजन फैमिली में भी सभी शौक थे कि ईशानी और मोक्ष राजवंश इतने क्लोज कैसे है। वहीं ईशानी की दोस्त और सभी भाई जिन्हें ईशानी और मोक्ष के रिश्ते के बारे में पहले से पता था, वो तो स्माइल कर रहे थे। रितिका तो उन दिन की फोटो लेने में लग गई थी। रविकांत जी और प्रभा जी भी सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ईशानी और मोक्ष के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। पहले तो मोक्ष को ईशानी की तरफ बढ़ते हुए देख वो भी डर गए थे। तभी विश्वम्भर जी मोक्ष की तरफ देखकर थोड़ा नाराजगी और गुस्से से बोले, तुम ऐसे सबके सामने मेरी पोती को गले कैसे लगा सकते हो, दूर हटो मेरी पोती से। ईशानी ने मोक्ष को खुद से दूर किया। विश्वम्भर जी मोक्ष को घमंड भरी मुस्कान के साथ देखने लगे, जैसे कहना चाहते हो, देखा मेरी पोती मुझे कितना मानती है। मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई। वो भी अपने रौबदार आवाज में बोला, और अपनी होने वाली बीवी को मैं सबके सामने गले क्यों नहीं लगा सकता मिस्टर प्रेसिडेंट। मोक्ष की बातें सुनकर तो सब सदमे में चले गए थे। क्या मतलब है होने वाली बीवी? क्या मोक्ष और ईशानी एक दूसरे से प्यार करते हैं? निखिल जी, अनुपम जी और राजेंद्र जी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कह रहे हो हमारी बेटी की शादी होने वाली है तो हमें इस बारे में क्यों नहीं पता। वहीं सुकीत जी, आरती जी और चारों भाई भी हैरान थे कि ईशानी मोक्ष राजवंश की होने वाली वाइफ है और उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। आज तो उन्हें शौक के बाद शौक मिल रहा था। दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान ईशानी से शादी करना चाहता है। वहीं प्रिया के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट गया था। उसके दिल में ईशानी के लिए गुस्सा और नफरत बढ़ रहा था। क्यों ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? क्यों दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान ईशानी से प्यार करता है? आखिर ऐसा क्या है उस ईशानी में जो मोक्ष उसे पसंद करता है? वो भी तो खूबसूरत है, ऊपर से बचपन से प्रिंसेस की तरह पली बड़ी है। वहीं ईशानी जो अनाथ आश्रम में बचपन से रही है, जो इस फैमिली में आने के बाद भी किसी ने उसे नहीं अपनाया, तो मोक्ष क्यों उससे शादी कर रहा है? नहीं, मोक्ष को ईशानी की नहीं उसका होना चाहिए। ईशानी मोक्ष को डिजर्व ही नहीं करती। कुछ भी करके मुझे मोक्ष को आपने बनाना ही होगा। एक बार अगर मोक्ष मेरी खूबसूरती और प्यार के जाल में फंस जाए तो मैं उसे कभी दूर नहीं जाने दूंगी। प्रिया मोक्ष और ईशानी की तरफ देखकर बस यही सोचे जा रही थी। मैंने अभी तक परमिशन नहीं दिया है कि तुम अभी से मेरी पोती को होने वाली बीवी कहो। मुझे पहले तुमसे बात करनी है, उसके बाद ही मैं फैसला लूंगा कि तुम मेरी पोती की काबिल हो या नहीं। मोक्ष ने बस अपना सिर हिला दिया। वो भला क्या कहता, अगर ये ईशानी की दादाजी नहीं होते तो वो उनकी बातें सुनता ही नहीं। तभी नरेंद्र जी आगे आकर अपने रौबदार अंदाज में बोले, और ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम जो फैसला लोगे हम वो मान जाएंगे? एक बात सुन लो, चाहे किसी की मर्जी हो या ना हो, ईशानी तो मेरी पोता बहू बनकर ही रहेगी।
मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी पोती को आपने पोता बहू बनाते हो, विश्वम्भर जी ने भी उसी अंदाज में बोले। दोनों को झगड़ा करते देख दैनिक जी और अखिलेश जी आगे आकर दोनों को रोक दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि ये दोनों बड़े लोग यहाँ इस तरह छोटे बच्चों की तरह लड़ने लग जाएंगे। कल्पना जी और कनक जी ईशानी के पास चले गए। नव्या और दक्ष भी जाकर ईशानी के पास बैठ गए। चारों बिल्कुल फैमिली की तरह लग रहे। कल्पना जी और कनक जी तो ईशानी के साथ बातों में लग गए। मेहरा फैमिली में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो सब भी फिर से चुपचाप बैठ गए। मोक्ष तो बस अपनी बेबी डॉल को देख रहा था। उसे यहाँ पर किसी और से कोई मतलब नहीं था। प्रिया तो बस बहाना ढूंढ रही थी कि कैसे वो मोक्ष के करीब जाए। ऊपर से मोक्ष की फैमिली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मोक्ष और ईशानी की रिश्ते से खुश है।